अध्याय 31 लान स्प्रिंग में शरीर को संयमित करना। दरवाजा बंद होने के बाद राष्ट्रपति झांग ने मुस्कुराते हुए कहा, किम यून, आपका अपने भीतर के क्यूई पर अच्छा नियंत्रण है। हेडमास्टर झांग ने भूरे रंग के कपड़े पहने थे और एक छोटे कद के बूढ़े आदमी जैसे लग रहे थे। हालांकि वे बहुत शक्तिशाली थे। किम यून का चरखा चलाने का छोटा सा कौशल उनकी अनुभवी और ज्ञानी आंखों से छिपा नहीं रह सका। प्रिंसिपल, मैंने नियम नहीं तोड़े, है ना? किम यून ने अपनी जीभ बाहर निकाली क्योंकि वह कुछ हद तक चिंतित था कि उसकी दूसरी मार्शल आत्मा उजागर हो जाएगी। सच में नहीं। अगर यह नियमों के विरुद्ध भी हो तो भी मैं तुम्हें विंस्लेशर मंत्र दूंगा। राष्ट्रपति झांग हंसे। तुम वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा हो। तुम उस नए युवराज से कहीं बेहतर हो। मैं तो बस हस्तक्षेप करके वेई जुवानकोंग को रोकने ही वाला था, लेकिन ये सोचना कि तुम अभी 5वें चरण तक पहुंच जाओगे, वाकई आश्चर्यजनक है। किम यून ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। प्रिंसिपल झांग अपनी जगह पर रुक गए, पीछे मुड़े और कठोर भाव से पूछा, आप अपने शाही पिता के मामलों के बारे में कितना जानते हैं? किम यून ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। पिताजी सचमुच पागल हो गए हैं? प्रिंसिपल झांग के चेहरे पर आश्चर्य था और उन्होंने पूछा, ये बात आपको किसने बताई? किन डैरन। किम यून ने राष्ट्रपति झांग को बताया कि उसने किन डैरन के साथ किस तरह मुकाबला किया था। ये सुनकर प्रिंसिपल झांग ने उसे कड़ी फटकार लगाई। किन का ड्यूक हमेशा से गद्दी हड़पना चाहता था, इसीलिए उसे इतनी दूर रखा गया था। तुम सचमुच उसके बेटे के झूठ पर यकीन कर रहे थे? इतने सालों बाद भी तुम बड़े नहीं हुए? किम यून को पता ही नहीं था कि ये राष्ट्रपति झांग कहाँ से आए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके बारे में बहुत चिंतित थे। उसने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं लापरवाह था। आगे से मैं और ज्यादा सावधान रहूंगा। प्रिंसिपल झांग ने एक लंबी सांस छोड़ी और आगे बढ़ते रहे। कुछ साल पहले आपके शाही पिता ने मार्शल दाव क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते समय एक गलती की थी। उनकी साधना बेकाबू हो गई थी। वे अब शाही महल में नहीं थे, इसलिए वे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए छिप गए थे। लेकिन स्वर्गीय किन शाही महल में कई पुराने अधिकारियों ने सोचा कि उनका अंत हो गया है, खासकर महारानी और अन्य लोगों ने जो सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुक थे। किम यून ने पहले अपने पिता को दोषी ठहराया था। अब वह जानता था कि उसके पिता उसकी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उसने बड़ी मुश्किलों का सामना किया था। इससे उसकी भावनाएं बेहद जटिल हो गईं। अभी इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो। हुआलिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में महारानी के कई लोग हैं, लेकिन मेरे यहाँ होने पर तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हॉल के आखिर में प्रिंसिपल झांग ने एक सुनहरा शेर उकेरा हुआ दरवाजा खोला। आप अंदर आ सकते हैं। दिव्य सिंह झील अंदर है। याद रखना, कुंड में भीगना। अगर और नहीं सहा जा सकता तो तुरंत बाहर आ जाओ। हिम्मत मत हारना। दिव्य सिंह झील जैसा पत्थर का कमरा वास्तव में बहुत ही सादा और भद्दा था, मानो किसी गुफा के अंदर हो। ये बाहर की आलीशान सजावट से बिल्कुल अलग था। अंदर का हिस्सा बड़ा नहीं था और दीवारें चमकदार सफेद लपटों से भरी हुई थीं। तालाब के बीच में 2 मीटर चौड़ा एक कुंड था। अंदर का पानी खून जैसा था और उबल रहा था, मानो उबल रहा हो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। राष्ट्रपति झांग ने किम यून के कंधे पर थपथपाया। याद रखना, अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जल्दी से बाहर आ जाओ। किम यून ने सिर हिलाया और घबराहट और उत्साह के साथ अंदर चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और रहस्यमय स्वर्गीय शेर झील में कदम रखा। जैसे ही वह कुंड में उतरा, उसे इतनी जलन हुई कि वह कराहने लगा। जब उसने अपने भीतर की क्यूई को पूरे शरीर में प्रवाहित किया तो उसे लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा है। स्वर्गीय सिंह तालाब कैसे बना? किम यून ने थोड़ा लाल पानी उठाया, लेकिन वह समझ नहीं पाया। अचानक उसे लगा कि प्रचंड ऊर्जा की लहरें तेजी से उसके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और उसकी हड्डियों और मांस में रिस रही हैं। ये बहुत ही अकल्पनीय था। शिक्षक ने मुझे पहले ही बताया था कि मुझे स्वर्गीय सिंह झील में अपने शरीर के सभी मेरिडियन खोलने का प्रयास करना चाहिए। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पूरे शरीर को शिथिल कर दिया, जिससे उसके शरीर में प्रज्वलित ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। मानव शरीर में कई मेरिडियन थे जो आंतरिक क्यूई के प्रवाह के लिए चैनलों के बराबर थे। हालांकि उसके कई मेरिडियन विभिन्न कारकों द्वारा अवरुद्ध थे। आमतौर पर किसी रुकावट का पता लगाना मुश्किल होता और वह किसी भी प्रभाव को महसूस नहीं कर पाता। हालांकि अगर वह चाहता था कि उसकी आंतरिक क्यूई उसके पूरे शरीर में पूरी गति से प्रवाहित हो तो उसे उन सभी को खोलना होगा। अपने सभी मेरिडियन को खोलने के बाद वह आंतरिक क्यूई का उपयोग करके तेजी से अपने शरीर में फैलने में सक्षम होगा, अपने मांस और हड्डियों को पोषण देगा, अपने शरीर और आत्मा को मजबूत करेगा और अपनी आत्मा को मजबूत करेगा। मार्शल बॉडी स्टेज के अंतिम चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात शरीर को विकसित करना था। केवल पर्याप्त रूप से शक्तिशाली शारीरिक शरीर के साथ ही वह महान दाव की शक्ति को अवशोषित कर सकता था और मार्शल दाव क्षेत्र के दाव में कदम रख सकता था। इस प्रकार मार्शल बॉडी साधना के अंतिम चरण में व्यक्ति को धीरे धीरे यह महसूस होने लगेगा कि चूंकि उसकी नाड़ियां अवरुद्ध हैं, इसलिए एक पूर्ण मार्शल बॉडी साधना कठिन होगी। उस समय यदि वह बलपूर्वक अपनी नाड़ियां खोलने का प्रयास करता तो वह अपनी नाड़ियों को घायल कर देता। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे दर्द नहीं होता और बहुत आराम मिलता है। किम यून को ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्म पानी में भीग रहा हो, जो उसके लिए बिल्कुल सही था। किंवदंतियों जैसा दर्द नहीं था। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली गर्म धारा तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई, उसके शरीर के हर हिस्से में बह गई। इस तरह की गर्म उत्तेजना ने उसे महसूस कराया कि यह उसके जीवन का सबसे सुखद आनंद था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से अपनी सभी मेरिडियंस को जोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा।
वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके अपने मांस और रक्त को पोषण और परिष्कृत किया गया है या नहीं। विशेष रूप से रक्त ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कीर्णक की शारीरिक बनावट की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। उसने किताबों से सीखा था कि जब वह अजीबोगरीब पैटर्न उकेरता था तो उसे अपनी रक्त आत्मा की शक्ति में मिलाने के लिए पर्याप्त रक्त ऊर्जा, मानसिक शक्ति और आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। फिर वह उसे अपने नक्काशीदार चाकू पर संघनित करके रहस्यमयी रूम उकेरता था। अगर किसी को इसमें गुण जोड़ने हों तो उसे सभी प्रकार की मार्शल स्पिरिट्स को इसमें शामिल करना होगा। ये बेहद जटिल था। मेरी वर्तमान रक्त संचार गति के साथ मैं आंतरिक शक्ति को संघनित करने में सक्षम हो जाऊंगा। जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा मैं रहस्यमयी पैटर्न सीखना शुरू कर दूंगा। किम युन ने पहले ही अपनी योजनाएं बना ली थीं। हालांकि उसके पास 9 यांग दिव्य आत्माएं थीं, फिर भी उसके पास संसाधनों की कमी थी। इसके अलावा उसके पास 2 मार्शल आत्माएं थीं और उसे 2 आंतरिक युआन जुटाने की जरूरत थी। उसे खुद ही और अधिक अर्जित करना था। राष्ट्रपति झांग पत्थर के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी किम युन बाहर नहीं आया। इससे वह मन ही मन चिंतित हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें लगभग बाहर होना चाहिए था। वह केवल प्रतीक्षा ही कर सकता था। उसे दूसरों पर भरोसा नहीं था कि वे उस पर नजर रखेंगे। पलक झपकते ही कुछ दिन बीत गए। 7 दिन हो गए। दरवाजे के बाहर प्रिंसिपल झांग ने सदमे से भरे चेहरे के साथ आह भरी। दूसरों के लिए तो सेलेस्टियल लान लेक में ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन ही रहना संभव है। किम युन 7 दिनों से बाहर नहीं आया है। कितना दुष्ट आदमी है। वह कल ही किम युन की प्रचुर जीवन शक्ति की जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह बहुत पहले ही आक्रमण कर चुका होता। प्रधानाचार्य शिक्षिका यांग फिर से यहाँ हैं। काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग अंदर आए और बोले। वह बहुत चिंतित थीं और उन्होंने कहा कि वह आपसे मिलना चाहती हैं। प्रिंसिपल झांग की आंखें चमक उठीं। उसे अंदर आने दो। जी सर। काले कपड़े पहने बुजुर्ग के जाने के बाद वह बहुत जल्दी यांग शियू को अंदर लाया और चला गया। डीन, क्या किम युन अभी भी अंदर है? पिछले 7 दिनों से वह बहुत चिंतित थी। अध्यक्ष झांग ने सिर हिलाया और कहा, गुरु यांग, किम युन बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी ऊर्जा बहुत तेज है, इसलिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अब यहाँ हैं। मुझे यहाँ उसका इंतजार करने में मदद करें। मुझे अभी भी बहुत सी चीजें संभालनी हैं। ठीक है। यांग शियू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके जांच की और सचमुच उसे किम युन के जीवन की उल्लासमय आभा का एहसास हुआ। फौरन उसने राहत की सांस ली। प्रिंसिपल झांग यांग शियू के साथ बहुत सहज थे, इसलिए वह शांति से अपने कामों में व्यस्त हो गए। अध्याय 32 दिव्य सिंह कुलदेवता। यांग शियू ने राष्ट्रपति झांग की जगह ली और दरवाजे के बाहर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। वह लगातार किम युन के जीवन के संकेतों पर ध्यान दे रही थी। किम युन का स्वर्गीय सिंह झील में कई दिनों तक डूबे रहना दर्शाता है कि उसमें अपार क्षमताएं हैं। इससे उसे मन ही मन सुखद आश्चर्य हुआ। 3 दिन और बीत गए। किम युन ने कुल 10 दिन दिव्य सिंह कुंड में बिताए। 10वें दिन किम युन अंततः स्वर्गीय शेर झील से बाहर निकल आया। उसने अपना सिर घुमाकर तालाब की ओर देखा। तालाब का पानी पहले खून जैसा लाल था, लेकिन अब एकदम साफ हो गया था। मुझे आश्चर्य है कि कितने दिन बीत गए हैं। मैं वास्तव में सो गया था। उसके लिए इसमें भीगना बहुत आरामदायक था और वह गहरी नींद सो गया। यदि दूसरों को पता चले कि वह 10 दिनों तक दिव्य सिंह तालाब में सोया था तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। हर कोई जानता था कि स्वर्गीय शेर झील कितनी भयानक थी, क्योंकि इसे स्वर्गीय शेर झील के नाम से भी जाना जाता था। हुआलिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के इतिहास में कुछ छात्र ऐसे भी थे जो दर्द सहन नहीं कर पाए और पूल में बेहोश हो गए, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी पिघल गईं। किम युन ने अपने कपड़े उठाए और पहनने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके बाएं हाथ पर कई बैंगनी सुनहरी रेखाएं हैं और ये बहुत जानी पहचानी सी लग रही थीं। जब उसने ध्यान से देखा तो वह चौंक गया और चिल्लाया, ये है स्वर्गीय शेर टोटेम। यह इतना परिचित इसलिए लगा क्योंकि जब वे गलियारे से गुजरे तो दीवारों और फर्श पर कई समान स्वर्गीय सिंह कुलदेवता थे। क्या ये सिर्फ नहाना और झपकी लेना नहीं था? तभी दिव्य सिंह कुलदेवता प्रकट हुआ, लेकिन बहुत बदसूरत नहीं। किम युन ने उसे अपने हाथ से महसूस किया, मानो वह उसकी त्वचा से उगाया हो। वह बेहद उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्वर्गीय सिंह टोटेम पत्थर का उस पर कोई असर होगा भी या नहीं। जो भी हो, अगर मैं पकड़ा गया तो बस इतना कहना कि मैंने इसे खुद बनाया है। उसे चिंता थी कि अगर उसने दूसरों को सच बताया तो लोग सोचेंगे कि वह एक बुरा इंसान है और कहेंगे कि वह बुरी कलाएं करता है या ऐसा ही कुछ। उसे यह नहीं पता था कि वह 10 दिनों से स्वर्गीय शेर झील में डूबा हुआ था। अपने कपड़े पहनने के बाद किम युन ने दिव्य सिंह पुल का निरीक्षण किया और परिणाम प्राप्त किए। एक विचार से उसने अपनी आंतरिक क्यूई को बहुत तेज गति से घूमने के लिए नियंत्रित किया। उसने जो आंतरिक क्यूई मुक्त की वह तुरंत उसकी सभी मेरिडियन से होकर उसकी हड्डियों में प्रवाहित हो गई। ये बहुत बढ़िया है, मैंने सभी मेरिडियन खोल दिए हैं। वह बड़ी संतुष्टि के साथ हंसा। उसकी सभी मेरिडियन साफ हो गई थीं और उसका भाग्य बेहद उज्ज्वल था। उसकी आंतरिक क्यूई तक उसकी इच्छा के अनुसार पहुंचा जा सकता था। युद्ध में यह एक लाभ था। स्वर्गीय सिंह झरने के पानी के तड़के के बाद उसका शरीर कठोर और मजबूत हो गया था। मैं अग्नि मेघ चरणों को एक क्षण में निष्पादित कर सकता हूँ। उसने अपने किंग गोंग को आजमाया और पाया कि वह अपने किंग गोंग के आंतरिक क्यूई को शीघ्रता से प्रसारित कर सकता है। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक उत्साहित किया वह ये थी कि उनकी तात्विक ऊर्जा शीर्ष गति से घूमते समय आंतरिक ऊर्जा के रेशम जैसे रेशे छोड़ सकती थी। क्या यह आंतरिक शक्ति है?
मैं वास्तव में इसे ऐसे ही विकसित करने में कामयाब रहा। किन यूं पहले इस पर विचार कर रहा था और उसने यांग शियू से उसे सिखाया था कि आंतरिक शक्ति कैसे विकसित की जाए। आंतरिक शक्ति विकसित करने का मतलब था कि वह रहस्यमय पैटर्न अंकित कर सकता था और शिलालेखों के दाव को सीखना शुरू कर सकता था। यांग शियू हेवनलान झील के बाहर थी। उसका सुंदर चेहरा चिंता से भरा हुआ था क्योंकि वह उत्सुकता से इधर उधर घूम रही थी। अचानक दिव्य सिंह झील का पत्थर का दरवाजा खुल गया। ऊर्जा से भरपूर किन यून अभी बाहर निकला ही था कि एक सुगंधित हवा उसके ऊपर से बह निकली। यह एक ऐसी खुशबू थी जिससे वह परिचित था। पत्थर का दरवाजा खुला देखकर यांग शियू जल्दी से वहां चली आई। उसने एक साधारण और सुंदर पीली पोशाक पहनी हुई थी और उसकी सुंदर और सजीली आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दे रही थी। किन यून ने सोचा था कि डीन झांग ही उसका इंतजार कर रहा है। अब जब उसने यांग शियू को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने इधर उधर देखा और पूछा, गुरुजी, आप यहाँ क्यों हैं? डीन कहाँ हैं? क्या आप ठीक हैं? यांग शियू ने भौहें चढ़ाकर उत्सुकता से पूछा। बेशक मैं ठीक हूँ, मैंने आंतरिक शक्ति भी विकसित कर ली है। फिर उसने अपनी हथेली खोली और एक हल्का बैंगनी सुनहरा धागा बाहर निकाला। जब यांग शियू ने आंतरिक शक्ति के उस धागे को देखा तो वह इतनी हैरान हुई कि ऐसा लगा जैसे उसका दिल जल उठा हो। आंतरिक शक्ति का विकास कोई छोटी बात नहीं थी। यह मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर में आधे कदम के बराबर था। तुम छोटे शैतान, क्या संकी हो? यांग शियू को आखिरकार राहत मिली और वह फूल की तरह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और धीरे से बोली, तुम वहाँ 10 दिन तक रहे, क्या तुम्हें दर्द का डर नहीं है? स्वर्गीय शेर का झरना पिघले हुए लोहे जितना गर्म है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक दिन ही जिंदा रह पाते हैं। किन यून भी बहुत हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें 10 दिन लगेंगे। क्या दर्द होता है? मुझे तो नहीं हो रहा। काफी आराम है क्योंकि मैं तो अंदर ही सो गया हूँ। आराम से? और वह सो गया था। यांग शियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसका दिल सदमे में था। उसने धीमी आवाज में कहा, चलो वापस चलते हैं और बात करते हैं। यांग शियू ने किन यून को लाया और जल्दी से स्वर्गीय शेर पवित्र भूमि छोड़ दी। इन 10 दिनों के दौरान स्वर्गीय सिंह मार्शल मीट में किन यूं के आश्चर्यजनक प्रदर्शन की चर्चा पूरे स्वर्गीय किन साम्राज्य में फैल गई थी। 10 दिनों तक स्वर्गीय सिंह झील में भीगने की बात भी बड़ी सनसनी पैदा करेगी। हुआ लिंग वू अकादमी के कई लोग मन ही मन आहें भरते रहे क्योंकि वे किन यून से दोस्ती करना चाहते थे। हालांकि किन यून न केवल रानी के लिए कांटा था बल्कि वेई जुवानकुन के साथ उसकी गहरी दुश्मनी भी थी। इसलिए जैसे ही उसने किन यून से दोस्ती की उसे महारानी और वेई जुवानकुन का विरोध करना पड़ा। इसके अलावा किन यून ने न सिर्फ वेई जुवानकुन को घायल किया था बल्कि उसके पिता मास्टर वेई द्वारा गढ़ी गई आत्मा की तलवार भी तोड़ दी थी। यह निस्संदेह ग्रैंडमास्टर किंग वेन का उकसावा था। वेई जुवानकुन के पिता निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। सभी की एक राय थी कि हुआ लिंग वू प्रांगण से बाहर निकलते ही किन यून को पीट पीट कर मार डाला जाएगा। आध्यात्मिक मार्शल फोर्स अकादमी, एक शांत और सुहावना बांस का जंगल। किन यूं एक मंडप में एक पत्थर की मेज के पास बैठा था। उसने अपनी हथेली खोली और अपनी सबसे प्रबल आंतरिक शक्ति को मुक्त किया जिससे यांग शियू को अपनी शक्ति का परीक्षण करने का मौका मिला। गुरुजी, 10 दिनों तक दिव्य सिंह झील में भीगने के बाद भी मैं ठीक क्यों हूँ? किन यून को यह अविश्वसनीय लगा। यांग शियू ने कहा, स्वर्गीय सिंह कुंड को झरना कहा जाता है लेकिन यह वास्तव में एक रहस्यमयी शेर के खून से बना था। स्वर्गीय सिंह झरने का पानी अग्नि गुण वाला था। ये बहुत संभव था कि आपके पास बैंगनी सोने की अग्नि मार्शल आत्मा है, इसलिए आपको दर्द महसूस नहीं होगा। किन यून इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। फिर उसने पूछा, गुरुजी, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता वाले दिन क्या आपको कुछ काम था? इस बात का जिक्र करते हुए यांग शियू का चेहरा नाराजगी से भर गया। उसने धीरे से कहा, अभी भी यही वजह है, कोई चुपके से मेरे साथ चालें चल रहा है, मेरा तबादला करवाना चाहता है ताकि मैं तुमसे दूर रहूं। किन यून को तुरंत समझ आ गया कि यह महारानी और कंपनी की साजिश थी। प्रिंसिपल झांग ने पहले ही इस बात का संकेत दे दिया था। यांग शियू गुस्से से भर गई। उसने नाक भान से कोड़ते हुए कहा, मार्शल आर्ट्स अकादमी में लगभग 1 महीने के लिए प्रवेश करने का मतलब होगा कि नए छात्रों को अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जाना होगा। इसीलिए हेवनली लॉन मार्शल मीट के दिन मैं हेडमास्टर से मिलने गई और उनसे हमारी कक्षा के बाहर न जाने की अनुमति मांगी। यह अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने तुम्हें परेशान कर दिया है। 2 बुजुर्गों ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि तुमने इतने संसाधन जुटा लिए हैं कि अपनी ताकत परखने के लिए तुम्हें बाहर जाकर प्रशिक्षण लेना होगा, और उन्होंने तो मुझे जाने भी दिया और तुम्हें किसी भी कक्षा में शामिल होने की इजाजत भी दे दी। जब किन यून ने सुना कि वह बाहर जा रहा है तो वह उत्सुकता से भर गया। उसने पूछा, मुझे बाहर जाने में और कितने दिन लगेंगे? यांग शियू ने किन यून के लिए 1 कप पानी डाला और कहा, अभी लगभग 10 दिन बाकी हैं। गुरु के साथ होने से सुरक्षा की कुछ गारंटी होगी। उस समय मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। किन यून ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे कुछ कागज के ताबीज खरीदने में मदद कर सकते हैं? और एक नक्काशी वाला चाकू भी खरीद सकते हैं। उसने 10 बैंगनी क्रिस्टल सिक्के निकाले और उन्हें दे दिए। ये 10,000 क्रिस्टल सिक्कों के बराबर था और ढेर सारा कोरा ताबीज खरीदने के लिए काफी था। अजीब शिलालेखों को सीखने का पहला चरण था आत्मा के पैटर्न को चित्रित करने के लिए स्वयं को परिचित करने हेतु आत्मा रून बनाना। ताबीज के कागज को राक्षसी जानवर के खून में भिगोया गया था और उसे आत्मा के द्रव से धोया गया था। ताबीज के कागज में आत्मा की ऊर्जा थी। अगर कोई ताबीज के कागज पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरता तो उसका एक विशेष प्रभाव होता।
यांग शियुए ने आश्चर्य से पूछा, तावीज क्यों खरीदा? अध्याय 33 रक्त आत्मा की शक्ति। किन यू ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैं भी यह बात आपसे नहीं छिपाऊंगा। उस समय ग्रैंड प्रीसेप्टर बड़ी बहन ने मुझे कुछ रहस्यवादी पैटर्न सिखाए थे, इसलिए मैं उन्हें अब सीखना चाहता हूँ। यांग शियुए मन ही मन खुश हुई जब उसने किन यून के बैंगनी सिक्के लिए। उसने सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुम्हारे पास रहस्यमयी पैटर्न है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अब सामान खरीदने में तुम्हारी मदद करूंगी। जब किन यून ने यांग शियू को जाते देखा तो वह अपने कमरे में वापस आया और एक अजीब पैटर्न वाला बांस का स्क्रॉल निकाला। उनमें से एक स्क्रॉल का नाम था 36 स्पिरिट टैटू। जब उन्होंने स्पिरिट टैटू का अभ्यास किया तो वे कुछ समय तक ब्रश से इसे बहुत कुशलता से बनाने में सक्षम रहे। किन यून ने अपने हाथ में आत्मा के पैटर्न को ध्यान से देखा और उस पर विचार किया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने एक किताब पढ़ी है और उसमें कहा गया है कि आत्मा का पैटर्न जितना जटिल होता है उतना ही मजबूत होता है। हालांकि वेई जुवानकुन की नीली तलवार पर जो नक्काशी थी वह बस कुछ साधारण स्ट्रोक से बनी थी। नीली तलवार भी बहुत नाजुक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आत्मा के खजाने को गढ़ने वाले उस्ताद का स्तर इस स्तर का हो? वेई जुवानकुन वास्तव में इसे अपनी जीवन रेखा मान रहे हैं। 2 घंटे से अधिक समय बाद यांग शियुए किन यून के लिए कागजों का एक ढेर लेकर लौटा। प्रत्येक टुकड़े में 50 क्रिस्टल सिक्के, कुल मिलाकर 100 सिक्के हैं। इसके अलावा नक्काशी करने वाले चाकू की कीमत 5000 क्रिस्टल सिक्कों की है। यांग शियू ने किन यून के सामने एक डिब्बा रखा और आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच में बिना किसी मार्गदर्शन के ये कर सकते हो? चलो पहले इसे आजमाते हैं। किन यून ने मेज पर कागज का एक टुकड़ा सपाट रखा और नक्काशी करने वाला चाकू उठा लिया। नक्काशी वाला चाकू स्पिरिट कॉपर से बने पेन जैसा था। चाकू की नोक बहुत छोटी थी, उस पर बस एक छोटा सा बिंदु था। ठंडी रोशनी चकाचौंध कर रही थी। कृपाण का मूठ बेलन के आकार का था तथा इसमें अजीबोगरीब आत्मा के पैटर्न बने हुए थे, जिससे ये रक्त आत्मा की शक्ति को आसानी से अवशोषित कर लेता था। आत्मा के ताबीज बनाने के लिए आत्मा के शिलालेखों को कलम से लिखना बेहतर है। वह आत्मा के शिलालेखों में कुशल नहीं थी, इसलिए उसे केवल साधारण समझ थी। तावीज के निशान बनाने के लिए नक्काशीदार चाकू का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन इससे आपकी ताकत का परीक्षण होगा। मेरा अंतिम लक्ष्य हथियारों को निखारना है, इसलिए मैं शुरुआत से ही सबसे अच्छा अभ्यास करने के लिए नक्काशीदार चाकू का इस्तेमाल करूंगा। किन यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसे पिछले कुछ दिनों में किए गए शिलालेखों का स्मरण हो आया। पहले वह कागज पर चित्र बनाने के लिए सिर्फ ब्रश का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसे क्यूई और रक्त को जबरदस्ती बाहर निकालना था। उसे अपनी आत्मिक शक्ति और क्यूई को रक्त आत्मिक शक्ति में मिलाना था और फिर उसे नक्काशीदार चाकू की नोक पर संघनित करना था। यांग शियुए गाल पर हाथ रखे एक तरफ बैठी थी। उसकी आंखें हिलते हुए चौड़ी हो गईं। किन यून की नक्काशी को देखते हुए वह एक जिज्ञासु बच्ची सी लग रही थी। जब किन यून ने उसके हाव भाव देखे तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर सख्त और ठंडे स्वभाव वाली टीचर यांग का इतना प्यारा पक्ष होगा। उसने आंखें बंद कर लीं और एक एहसास पैदा किया, फिर आंखें खोलीं और भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपने मन को एकाग्र किया, अपनी रक्त ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा को अपने डेंटियन में प्रवेश करने और उसे अपनी आंतरिक शक्ति के साथ मिलाने के लिए नियंत्रित किया। उसके शरीर की सभी नाड़ियां खुल गई थीं और वह आसानी से रक्त और आत्मा ऊर्जा को संघनित कर सकता था। एक क्षण बाद उसने नक्काशी करने वाले चाकू को कसकर पकड़ लिया। चाकू की नोक से खून जैसे लाल पानी की एक बूंद रिसने लगी। वह खून की तरह लाल थी। शुद्ध ऊर्जा से भरी उस रक्त की बूंद को देखकर उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया और उसने जल्दी से कहा, तुमने ये कैसे किया? ये रक्त आत्मा की शक्ति है। शिलालेख शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना रक्त क्यूई, आत्मिक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति को एक साथ मिलाना मुश्किल है। एक गुरु शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ भी आपको इस पहलू में एक साधना तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है। किन यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, पता नहीं मैंने अपनी रक्त पिपासु आत्मा की शक्ति को क्यों संघनित कर लिया। संक्षेप में, मैं सफल तो हो गया हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से उस पर काबू नहीं पा सका हूँ। गुरुजी, देखिए। रक्त आत्मा शक्ति के नक्काशीदार चाकू में प्रवेश करने के बाद वह बहुत अस्थिर हो गया। यांग शियू ने भी किन यून का हाथ लगातार कांपता देखा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके लिए प्रतीक पत्र पर आत्मा की रेखाएं अंकित करना असंभव हो जाएगा। किन यून बहुत असहाय महसूस कर रहा था। वह बस अपनी रक्त आत्मा की शक्ति को नष्ट कर सकता था और बोला, इससे परिचित होने में थोड़ा समय लगेगा। मैं अभ्यास करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। यांग शियू ने उत्साहवर्धक निगाहों से उसकी ओर देखा, अपना सिर रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, कड़ी मेहनत करो, अपनी समझ के साथ तुम जरूर सफल होगे। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें पवन संहार कलाएं पढ़ने में मदद कर रहा हूँ और इसे एनोटेट कर रहा हूँ ताकि तुम इसे आसानी से समझ सको और सीख सको। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, शिक्षक। फिर वह अपने कमरे में लौट आया और अंकन का अभ्यास करने लगा। अपने कमरे में वापस आकर उसने अपनी आत्मिक शक्ति एकत्रित की और उसे ब्लेड में प्रवाहित किया। हालांकि उसका हाथ अभी भी कांप रहा था। मुख्य कारण ये था कि नक्काशीदार चाकू में बहुत अधिक मात्रा में रक्त आत्मा शक्ति डाल दी गई थी, जिससे उसका शांत होना मुश्किल हो रहा था। किन यून ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि रक्त आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा है? मेरी आंतरिक शक्ति केवल अग्नि तत्व ऊर्जा से संघनित है, यह अभी तक कंपन से होकर नहीं गुजरी है।
चूंकि वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर में कदम रख चुका था, इसलिए काली कंपन तात्विक ऊर्जा बहुत अधिक गहन और भयानक थी, इसलिए वह इसका उपयोग हल्के ढंग से नहीं करेगा। कुछ घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार उसे इसका कारण पता चल गया। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि रक्त आत्मा की शक्ति पर्याप्त कोमल नहीं थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि रक्त ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति एक समान नहीं थी। इसके बाद उसने बार बार प्रयास करना शुरू किया और कुछ ही समय में वह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां वह उन्हें एक में मिला सकता था ताकि तीनों बराबर हो जाएं। इस समय आकाश चमकने वाला था। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। अपनी रक्त आत्मा की शक्ति को संघनित करना बहुत थका देने वाला है। किन यून एक मुश्किल दौर से गुजरा था और बहुत खुश था। वह बिस्तर पर कूद गया और जल्दी से सो गया। भले ही वह केवल थोड़े समय के लिए सोया था, वह 9 सूर्य आत्मा के माध्यम से 9 सूर्य की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, जिससे वह जल्दी से अपनी आत्माओं को वापस पा सकता था। हमेशा की तरह जब तक यांग शियू यहाँ था, वह हर सुबह सुंदर शिक्षक द्वारा उसके लिए तैयार किए गए स्वादिष्ट नाश्ते को खा सकेगा। हालांकि ये चीजें उसे पहले ऊर्जा नहीं दे सकती थीं, लेकिन इससे उसे आध्यात्मिक बढ़ावा मिल सकता था और उसे और भी अधिक उत्साह से साधना करने में मदद मिल सकती थी। नाश्ते के बाद वह जल्दी से अपने कमरे में लौट आया और आत्मा टैटू का अभ्यास जारी रखा। मैं आज निश्चित रूप से सफल होऊंगा। किन यून आत्मविश्वास से भर गया जब उसने नक्काशी वाला चाकू उठाया। जल्द ही उसके ब्लेड की नोक पर थोड़ी सी रक्त आत्मा शक्ति जमा हो गई। उसके हाथ बहुत स्थिर हो गए। ठीक है, शिलालेख शुरू करो। किन यून प्रसन्न हुआ और उसने नक्काशी करने वाले चाकू को स्थिर रूप से पकड़ लिया तथा कागज के ताबीज पर सावधानीपूर्वक कुछ लिखना शुरू कर दिया। ब्लेड की नोक को ताबीज को छूने की जरूरत नहीं थी, बस रक्त आत्मा शक्ति की बूंद को ताबीज के कागज को छूने देना था। इस समय किन यून एक ब्रश का उपयोग करके आसानी से सफेद कागज के एक टुकड़े पर एक आत्मा पैटर्न बना रहा था। फायर मार्क, यह एक विशेष आत्मा पैटर्न है। इस समय पेंटिंग डार्क मार्क का केवल एक हिस्सा है। किन यून को याद आया कि उसने किताबों से क्या सीखा था। तथाकथित डार्क मार्क का अर्थ है कि उकेरी गई आत्मा रेखाएं प्रकट नहीं होंगी। अगर वह कई लोगों के सामने नक्काशी कर रहा होता तो वह अपनी नक्काशीदार चाकू से प्रकाश अवरोध हटा सकता था। जब अंधकार अवरोध पूरा हो जाता तो वह प्रकाश पर्दा हटा सकता था। डार्क मार्क का मुख्य उद्देश्य इसे चोरी होने से बचाना था। काली रेखाओं के हिस्से अव्यवस्थित दिखते हैं, लेकिन वे हर चीज का मूल हैं और वे सबसे कठिन हिस्सा भी हैं। जब किन यून ने काले निशान का चित्र बनाना समाप्त किया तो उसने देखा कि वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और फिर उसने फिर से शिलालेख बनाना शुरू किया। चमकीले निशान दिखाई दे रहे थे और वे काफी सुंदर भी थे। कुल मिलाकर वे चित्रों जैसे ही थे। किन यून ने जो चमकदार रेखाएं अंकित की थीं, वे धधकती लौ की तरह थीं। वे बेहद तीखी और भयावह थीं। जब उसने गंभीरता से देखा तो वह डर के मारे खुद को रोक नहीं पाया और उसे चित्र में छिपे रहस्यमय आकर्षण का एहसास हुआ। ये देखकर कि उसने चमकदार रेखाएं खींचनी समाप्त कर दी हैं, वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। पहले जब वह कागज पर ताबीज बनाता था तो वह मृत सा लगता था, लेकिन अब उस पर रक्त आत्मा की शक्ति अंकित थी। वह सजीव और जीवंत लग रहा था। अध्याय 34 अग्नि तावीज। मैं पहले ही कामयाब हो चुका हूँ, बस मैंने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लगता है मैं इस मामले में बहुत प्रतिभाशाली हूँ। किन यून अपनी कलाई को देखे बिना नहीं रह सका क्योंकि 9 यांग आत्मा उसके शरीर के नीचे से प्रकट हुई। उसने मन ही मन सोचा, 9 यांग ऊर्जा के माध्यम से मैं मानसिक ऊर्जा विकसित कर सकता हूँ जिससे मेरी समझ सभी पहलुओं में अत्यंत उच्च हो जाएगी। 9 यांग दिव्य आत्मा अब उसके शरीर में विलीन हो सकती थी और छिप सकती थी। वह वर्तमान में मार्शल बॉडी क्षेत्र में था और उसका मुख्य लक्ष्य अपने भौतिक शरीर की साधना करना था। जब उसने मार्शल ताओ क्षेत्र में कदम रखा तब उसने केवल अपनी आत्मा की साधना शुरू की थी, तभी वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सुदृढ़ कर पाता। गुरुजी, मेरा अग्नि ताबीज दिखाइए। किन यून ने अपना बनाया हुआ अग्नि ताबीज लिया और कमरे से बाहर भाग गया। अग्नि ताबीज बनाने में सक्षम होने के कारण वह एक उपलब्धि की भावना से भर गया। यदि वह इस सुंदर गुरु की प्रशंसा प्राप्त कर पाता तो उसे और भी अधिक खुशी होती। यांग शियुए गंभीरतापूर्वक पवन श्लेषम मंत्र का अध्ययन कर रहा था। उसने इसे हॉल में रखा ताकि वह जान सके कि किन यून किसी भी समय बाहर आ रहा है। जब किन यून अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने यांग शियू को नीले रंग की पोशाक पहने देखा। उसके जेड जैसे हाथ विन श्लेषर तकनीक पकड़े हुए थे और वह ध्यान से देख रही थी। उसकी भौहें नहीं खुली थीं, मानो वह किसी मुश्किल पर विचार कर रही हो। उसका गंभीर रूप अत्यंत सुंदर था, जिससे किन यून को नशा सा महसूस हुआ। प्रगति कैसी है? यांग शियू ने धीरे से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें अभी भी विन श्लेषर स्पेल को देख रही थीं। गुरुजी, मैंने सफलतापूर्वक एक अग्नि ताबीज को परिष्कृत कर लिया है। मुझे बस यह नहीं पता कि यह कितना शक्तिशाली है। किन यून ने जल्दी से अग्नि ताबीज आगे बढ़ाते हुए कहा। यांग शियू एक कुर्सी पर बैठी गंभीरता से किताब पढ़ रही थी। जब उसने किन यून की बातें सुनी तो वह तुरंत चौंक कर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से किन यून से अग्नि ताबीज ले लिया। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें चमक उठी और वह बोली, कितना जटिल आत्मा का नमूना है। मैंने पहली बार ऐसा अग्नि ताबीज देखा है। महिला महागुरु ने तुम्हें जो आत्मा टैटू दिए हैं वे उच्च गुणवत्ता के और बेहद दुर्लभ होंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे रहस्यमयी पैटर्न की जन्मजात प्रतिभा को उसी समय खोज लिया था। स्पिरिट प्रिंस को भी ऊपरी, मध्यम और निचले स्तर में विभाजित किया गया था। मुझे नहीं पता। किन यून को सचमुच इन बातों की जानकारी नहीं थी।
उस पर 36 आत्मा छाप लिखा था। चलो इसकी शक्ति का परीक्षण करते हैं। यांग शियू ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम रहस्यमयी छापों में ज्यादा कुशल हो। बिना किसी गुरु के तुम अपना अग्नि ताबीज खुद बना सकते हो। ये किसी भी अन्य 6 या 7 मेरिडियन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वह इस बात के महत्व को लेकर बहुत स्पष्ट थी। इसका मतलब ये था कि किन यून एक युवा ग्रैंडमास्टर किंगविन बन सकता था। यांग शियूए किन यून को एक पत्थर के कमरे में ले गई और अपनी मानसिक ऊर्जा से अग्नि ताबीज जला दिया। उसने जल्दी से उसे बाहर फेंक दिया और फिर अपनी और किन यून दोनों की रक्षा के लिए एक आंतरिक शक्ति अवरोध को हटा दिया। बूम! अग्नि ताबीज फट गया और भयंकर आग की लहर उठी। आग ने पूरे पत्थर के कमरे को भर दिया। एक पल के लिए तो यह जोरदार तरीके से जलती रही, फिर धीरे धीरे बुझ गई। कागज के ताबीज से निकलती लपटें बहुत तेज थीं। यांग शियूए ने जल्दी से दरवाजा खोला और किन यून को उमस भरे पत्थर के कमरे से बाहर ले गया। गुफा से बाहर निकलने के बाद उसने कुछ गहरी सांसें लीं और कहा, ये अग्नि ताबीज वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। अगर किसी योद्धा की शक्ति अपर्याप्त हो और उसके पास किसी भी प्रकार का बचाव न हो तो वह निश्चित रूप से जलकर मर जाएगा। अगर तुम खुद इसका इस्तेमाल करो तो ध्यान रखना कि यह जल न जाए। तो फिर क्या इस तरह का अग्नि ताबीज बेचा जा सकता है? किन यून को लगा कि भविष्य में उसे निश्चित रूप से ढेर सारे क्रिस्टल सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने धीरे से पूछा, जरूर, हम भविष्य में इस बारे में बात करेंगे। अभी आपके पास क्रिस्टल के सिक्कों की कमी नहीं है। यांग शियू का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसका दिल उथल पुथल था। किन यून को अंदाजा नहीं था कि 2 दिन में तावीज बनाना सीखना कैसा होगा, और वह तो सिर्फ 15 साल का था। यदि कोई और होता तो जब तक वे ताबीज बनाना सीख लेते वे इसे एक खुशी के अवसर के रूप में मनाते और यहाँ तक कि भोज का आयोजन भी करते। इस दौरान अपनी रक्षा के लिए आप कुछ अग्नि तावीज़ों को परिष्कृत कर सकते हैं। आपके द्वारा परिष्कृत किए गए अग्नि तावीज़ बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए आप प्रशिक्षण के दौरान उनका उपयोग कर सकते हैं। यांग शियू ने उस पल को याद किया जब पत्थर के कमरे में अग्नि तावीज़ फट गया था और उसके दिल में एक डर बना हुआ था। उसे लगा कि किन यून पहली बार ही ताबीज़ बनाने में इतना माहिर हो गया है। भविष्य में वह इस क्षेत्र में जरूर चमकेगा। वह सचमुच रहस्यमयी छापों में एक विलक्षण प्रतिभा था। गुरुजी, विंसलेशर गिल्ड के विंसलेशर मंत्र का आपका पाठ कैसा चल रहा है? किन यून ने पूछा। वह जल्द से जल्द एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना चाहता था। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद अगर मैं इसकी शक्ति को उजागर करना चाहती हूँ तो मुझे इसे एक अच्छे हथियार से मिलाना होगा। यांग शियू की खूबसूरत आंखें अचानक चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, किन यून, क्या तुम एक आत्मा कलाकृति को परिष्कृत करने की कोशिश करना चाहोगे? एक आत्मा कलाकृति को परिष्कृत करना, ये बहुत मुश्किल था, इतने कम समय में नहीं। जब किन यून ताबीज बनाते समय आत्मा रून बना रहा था तो उसे ये थोड़ा असहनीय लगा। जहाँ तक कलाकृति गढ़ने की बात है, अगर उसे किसी मजबूत हथियार पर उकेरना हो तो ये प्रक्रिया और भी मुश्किल हो जाती। ये सच है। यांग शियू ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। ये पहले से ही इतना अच्छा है कि अब तुम ताबीज बना सकते हो। किन यून ने एक पल सोचा और उसे कुछ याद आया। उसने उत्साह से कहा, गुरुजी, मुझे 2 साधारण हथियार खरीदने में मदद करें। मैं पहले सामान्य हथियारों पर आत्मा के चिन्ह अंकित कर सकता हूँ और इसे अभ्यास के तौर पर ले सकता हूँ। यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर तुम खरीदना ही चाहते हो तो थोड़ा बेहतर वाला खरीदो जिसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर हो। अगर तुम अपने हथियार पर आत्मा का टैटू बनवाने में कामयाब हो गए तो तुम्हारे हथियार की कीमत बढ़ जाएगी। किन यून ने सिर हिलाया और यांग शियू को 20 बैंगनी सिक्के देते हुए उससे 2 सिक्के खरीदने को कहा। इधर उधर भटकने के बाद उसके पास ज्यादा एमेथिस्ट सिक्के नहीं बचे थे और उसे यह बात और भी स्पष्ट हो गई थी कि शिलालेखों के दाव में बहुत सारे संसाधन खर्च होते हैं। 1 घंटे बाद ही यांग शियू 2 भूतिया चाकू लेकर आ गया। उसने दोनों कृपाने सौंपते हुए कहा, ये कृपाने स्पिरिट आयरन से बनी हैं। छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर हथियार इसी प्रकार के होते हैं। किसी आत्मा प्रतीक को सफलतापूर्वक अंकित करने के लिए उसे आधा आत्मा खजाना माना जाना चाहिए, है ना? किन यून ने अपने हाथों में 2 भूत ब्लेड पकड़े और कुछ बार नृत्य किया। दोनों कृपानों का वजन 100 पाउंड था, लेकिन उसकी चाल बहुत हल्की और फुर्तीली थी। यांग शियूए ने कहा, ये हल्का माना जाता है एक ब्लेड के लिए, जितना गहरा उतना अच्छा। यदि आप अधिक स्पिरिट आयरन का उपयोग करते हैं तो इसका वजन 2 से 300 जिन हो सकता है। जल्दी से जाओ और उत्कीर्णन करो। किन यून ने दोनों कृपाने लीं और जल्दी से कमरे में प्रवेश किया। यांग शियूए ने पवन हत्या कला का अध्ययन जारी रखा। किन यून ने अपने कमरे में अपना मन शांत किया और लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले सरल मूल आत्मा टैटू अंकित करने की योजना बनाई। रहस्यमय पैटर्न पर कई बुनियादी आत्मा शिलालेख विभिन्न पुस्तकों में दर्ज किए गए थे। कई शिलालेखवादियों के लिए मूल आत्मा शिलालेख सर्वोत्तम विकल्प थे। मूल आत्मा शिलालेखों में सबसे अच्छे मूल एकत्रीकरण चिन्ह हैं। जब तक मूल एकत्रीकरण चिन्ह हथियार पर उत्कीर्ण होते हैं तब तक हथियार को पकड़ने पर उसमें आंतरिक शक्ति का संचार बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। अन्यथा हथियार का उपयोग करते समय आपको हथियार की सतह को अपनी आंतरिक शक्ति से ढकना होगा और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। किताब में लिखा था कि अगर कोई ब्लेड पर नक्काशी करना चाहता है तो उसे ब्लेड के दोनों तरफ और हैंडल पर भी नक्काशी करनी होगी। एक ही तरह के स्पिरिट पैटर्न के लिए 3 से 4 बार नक्काशी करनी पड़ती थी। इस बार किन यून को आत्मा के पैटर्न को अंकित करने के लिए चाकू की नोक का उपयोग करना पड़ा।
स्पिरिट आयरन की सतह पर स्पिरिट प्रिंट अंकित करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। रक्त आत्मा की शक्ति ब्लेड में भी प्रवेश कर सकती है। किम यून ने न तो जल्दबाजी की और न ही गति धीमी की, बल्कि वह लगातार आगे बढ़ता रहा। मूल आत्मा शिलालेख इतने जटिल नहीं थे और प्रवेश और प्रशिक्षण के लिए अधिक सुविधाजनक थे। 2 दिन बाद किम यून ने अपने कमरे से एक लंबी सांस ली। असफल, मेरा दिल स्थिर नहीं है। अगर मैं जरा सा भी चूक गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। किम यून परेशान था क्योंकि उसने लगभग काम पूरा कर लिया था, लेकिन वह असफल रहा था। उसने टूटी हुई ब्लेड निकाली। उसे देखकर यांग शियू को एहसास हुआ कि वह असफल हो गया है, इसलिए उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया। इससे उसका मूड काफी बेहतर हो गया और फिर उसने एक और भूतिया सिर वाला चाकू उठाया, कमरे में प्रवेश किया और जारी रखा। कुल मिलाकर उसे मूल सभा चिन्ह को 3 बार तराशना पड़ा और हर बार उसे इसे पूरा करने में आधे दिन से अधिक समय लगा। वह सचमुच चाहता था कि वह इसे सफलतापूर्वक तराश सके। इस तरह वह इस ब्लेड को लेकर फ्रेशमैन ट्रायल में भाग ले सकेगा। अध्याय 35 नए छात्रों का परीक्षण। 2 दिन बीत गए। हॉल में खड़ी यांग शियू ने किम यून को खुशी खुशी बाहर आते देखा। वह हल्के से मुस्कुराई और उसे चाय का कप दिया। मुझे देखने दो। यांग शियू ने भूत ब्लेड लिया और आश्चर्य से कहा, यह मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। इस पर स्रोत ऊर्जा एकत्र करने के पैटर्न बहुत अच्छे हैं और आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर सकते हैं। उसने अपनी आंतरिक शक्ति भूत के ब्लेड में छोड़ दी और ब्लेड से एक तेज शक्ति का विस्फोट हुआ। फिर उसने अपना ब्लेड लहराया और पहले इस्तेमाल किए गए भूत के सिर के ब्लेड पर वार किया। बस एक हल्के से वार से ब्लेड कट गया और ब्लेड को ऐसे चीरता हुआ मानो वह मिट्टी का बना हो। बेशक उसके इस तरह के प्रभाव का मुख्य कारण ये था कि उसकी आंतरिक क्यूई काफी मजबूत थी। किम यून को मन ही मन इस शक्ति से ईर्ष्या हुई। जब उसने चाकू पर नक्काशी की थी तो उसे पता था कि उसका ब्लेड कितना मजबूत है। आंतरिक क्यूई का उत्सर्जन बहुत सहज है। यांग शियू ने प्रशंसा करते हुए कहा, यह उस अर्ध आत्मा हथियार से कहीं बेहतर है जो मैंने पहले देखा है। तुम इस चाकू का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हो। आओ अब मैं पवन श्लेष मंत्र की व्याख्या शुरू करता हूँ। मैं बैठकर ध्यान से सुनूंगा। किम यून बैठ गया और ध्यान लगाकर सुंदर शिक्षक का व्याख्यान सुनने लगा। पवन श्लेष मंत्र के कुल 6 रूप थे। पवन स्लेइंग फिस्ट, लहर तोड़ने वाली फिस्ट, पर्वत विभाजन करने वाली फिस्ट, जमीन विभाजन करने वाली फिस्ट, नदी विभाजन करने वाली फिस्ट और बिजली गिराने वाली फिस्ट। जब तक वह आंतरिक क्यूई का उपयोग कर सकता है और इन 6 चालों को सुचारू रूप से निष्पादित कर सकता है, वह बुनियादी स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। यदि वह आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सके तो वह छोटी सफलता के स्तर तक पहुंच सकेगा। जहां तक निपुणता की बात है तो इसके लिए आंतरिक शक्ति का प्रयोग आवश्यक होगा। आंतरिक शक्ति को संघनित करने में सक्षम होने के लिए मुझे मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर तक पहुंचना होगा। इसलिए इसे सीखने के लिए व्यक्ति को कम से कम मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर होना चाहिए। उसने परीक्षण शुरू होने से पहले किम यून को विंड स्लेशर तकनीक में बुनियादी स्तर तक महारत हासिल करने देने की योजना बनाई। अगले कुछ दिनों में उसने किम यून को पवन स्लेशर कला की साधना में मार्गदर्शन दिया। उसके पास केवल किम यून ही एक छात्र था, इसलिए वह उसे पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। यही कारण था कि किम यून में इतनी तेजी से सुधार हो रहा था। कुछ ही दिनों में किम यून विंड स्लेशर के 6 रूपों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाएगा। यांग शियू ने पीले और सफेद रंग की कमर वाली पोशाक पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसका चेहरा ठंडा और आकर्षक था और उसने हाथ में एक लकड़ी की तलवार पकड़ी हुई थी जो उसे वीरतापूर्ण बना रही थी। वह किम यून के साथ गंभीरता से युद्ध कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी तलवार लहराई, हवा की लहरें उठी जिससे आंगन के बाहर बांस के पत्ते हिलने लगे। किम यून काले कपड़े पहने हुए था। उसका जवान और खूबसूरत चेहरा सख्त था। उसका सिर पसीने से लथपथ था और उसके कदम थोड़े अस्त व्यस्त थे। उसके हाथ में एक भारी कृपाण थी और उसे यांग शियू से मुकाबला करने में मुश्किल हो रही थी। यांग शियू ने देखा कि अब बहुत हो गया तो धीरे से चिल्लाया, ठीक है, आज यहीं खत्म करते हैं। तुम पहले ही पवन संहारक मुक्ता की 6 शैलियां सीख चुके हो। इतने ऊंचे दर्जे के आत्मिक स्तर के मार्शल कौशल को सीखने में आमतौर पर तुम्हें आधा साल लग जाता, लेकिन तुम्हें प्रवेश स्तर तक पहुंचने में बस कुछ ही दिन लगे। ये सोचकर उसे अब भी बहुत हैरानी हुई। उसने आगे कहा, तुम्हारी परीक्षा कल से शुरू होगी। युद्ध कौशल का बेहतर इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें युद्धों का और अनुभव होना जरूरी है। किम यून ने सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों में उसने प्रशिक्षण के दौरान आत्मरक्षा के लिए 10 से ज्यादा अग्नि तावीज बनाने में समय लगाया था। उसके पास एक रहस्यमयी आध्यात्मिक उपकरण था जिसके बारे में यांग शियू को भी पता चल गया था। उसने बताया कि यह उसे महागुरु ने दिया था, इसलिए उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। अगली सुबह किम यून बहुत जल्दी उठ गया। उसने लाल और सफेद रंग का अंगरखा और थोड़ा सा कवच पहना हुआ था जिससे वह और भी वीर और बहादुर लग रहा था। वह किसी युवा सेनापति जैसा लग रहा था जो युद्ध के मैदान में उतरने वाला हो। वह छोटी सी इमारत की छत पर बैठा 9 सुनहरे सूर्यों को धीरे धीरे आकाश में उगते हुए देख रहा था। उसने सुबह की धूप में स्नान किया और 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित किया। यांग शियू घर से बाहर निकली। उसने एक साधारण सी चोटी बांधी हुई थी और काले रंग का टाइट सूट पहना हुआ था। उसके अंदर हत्या करने की तीव्र इच्छा थी जिससे वह एक जैड जैसे चेहरे वाली महिला हत्यारे जैसी लग रही थी। किम यून ऊपर से नीचे कूद गया और यांग शियू के साथ बांस के जंगल के आंगन से बाहर चला गया। वे हुआ लिंग वू अकादमी पहुंचे।
भव्य प्रवेश द्वार के बाहर अन्य नए छात्र विशाल चौक में एकत्रित हुए। प्रत्येक नए छात्र को इस परीक्षण में भाग लेना था तथा परेशान करने वाले राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए एक स्थान पर जाना था। अभी कुछ समय पहले यांग शियुए ने किम यून को बताया था कि नए छात्रों के इस बैच में अच्छी योग्यता वाले कुछ छात्र थे जिन्होंने मार्शल बॉडी स्टेज के 5वें स्तर में कदम रखा था। उनमें से एक जियांग परिवार का वंशज था जिसने एक ध्वनि तरंग मार्शल आत्मा को जागृत किया था। इस परीक्षा में जो कक्षा सबसे ज्यादा राक्षस जानवरों को मारेगी उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। राक्षस जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना बहुत खतरनाक होता है। तुम्हें शिक्षक के निर्देशों का पालन करना होगा और अहंकारी नहीं होना होगा, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। प्रिंसिपल झांग ने सख्ती से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम निश्चिंत रहो। प्रिंसिपल झांग हमेशा यही कहते थे कि वे मार्शल बॉडी क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर हैं। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि वे मार्शल दाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। सभी को लगा कि ये अफवाहें सच हैं, इसलिए वे अपेक्षाकृत निश्चिंत थे। जैसे ही वे जाने वाले थे, दूर से घोड़ों और गाड़ियों का एक समूह दिखाई दिया। धूप में वह आलीशान गाड़ी सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। एक नजर में ही पता चल जाता था कि गाड़ी में बैठा व्यक्ति कोई बेहद ताकतवर इंसान है। अचानक दर्जनों घोड़ागाड़ियां तेजी से दौड़ती हुई आईं। कुई हुई ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, यह मास्टर वेई का काफिला है। भाई कुन की चोटें ठीक हो गई हैं। ये कहने के बाद यान यून ने किन यून की ओर देखा, मानो वह कह रही हो, तुम अच्छे लग रहे हो। कुछ ही देर बाद काफिला आ पहुंचा और हुआ लिंग वू अकादमी के मुख्य द्वार के सामने रुक गया। हुआ लिंग वू अकादमी के कुछ शिक्षक और मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर के दर्जनों वरिष्ठ छात्र एक एक करके आए। उन्होंने गाड़ी की ओर मुंह करके आदरपूर्वक पुकारा, स्वागत है गुरु वेई। सुनहरे रेशमी कपड़े पहने चौकोर चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी एक विशाल कारवां से बाहर निकला। उसकी मोटी मोटी भौहें उठी हुई थीं और चेहरा सख्त था। इस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे एक नीले कपड़े वाला आदमी भी था। वह वेई जुवानकुन था। किम यून द्वारा घायल होने के बाद वेई जुवानकुन को स्वास्थ्य लाभ के लिए दूर भेज दिया गया था और इस समय उनका रंग रूप बहुत अच्छा था। उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। उनके पिता एक महान शिलालेख ग्रैंडमास्टर थे और उनके पास अपनी ताकत जल्दी वापस पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधीय गोलियां थीं। मास्टर वेई ने आसपास का नजारा देखा और उनकी नजर किम यून पर रुक गई। उन्होंने उदासीनता से कहा, कुना, तुम मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर पर पहुंच गए हो। तुम्हें भविष्य में अकादमी में ही बस जाना चाहिए। वेई जुवानकुन बुरी तरह घायल होने के बाद मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया था। बड़े छात्रों का एक बड़ा समूह ईर्ष्या से भर गया और उसे बधाई देने के लिए आगे बढ़ा। मास्टर वेई, ये सब हमारी गलती है कि हमने उसे समय पर नहीं रोका, जिसके कारण युवा मास्टर वेई को गंभीर चोटें आईं। एक शिक्षक खुद को दोषी मान रहा था। बहुत से लोगों ने तुरंत किम यून की ओर देखा। क्या यही है एक महान शिलालेख गुरु की हैसियत? किम यून घबरा गया क्योंकि उसे अचानक बहुत दबाव महसूस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर वेई का इतना ऊंचा दर्जा होगा। हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में बहुत से लोग उनका आदर करते थे। हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में कई शिक्षक मार्शल बॉडी के 7वें या 8वें स्तर पर थे। फिर भी उन्होंने ग्रैंडमास्टर किंग वेन के सामने विनम्रतापूर्वक अपना सिर झुका लिया। मास्टर वेई, आज हम नए छात्रों का मूल्यांकन शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कृपया हमें माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल झांग मुस्कुराए। इतने सालों बाद प्रिंसिपल झांग की साधना में काफी सुधार हुआ लगता है। उन्होंने मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रख ही लिया होगा। मैं कुछ दिन हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी में रहूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे कोई अजीबोगरीब पैटर्न वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल सकता है। मास्टर वेई खिलखिलाकर हंस पड़े। एक खतरनाक आभा फूट पड़ी जिससे कई युवा छात्र सांस लेने में असमर्थ हो गए। मास्टर वेई का काम खत्म होने के बाद वह एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हुए और हुआ लिंग वू अकादमी में प्रवेश किया। चलो चलें, नए छात्रों की अनुभवात्मक शिक्षा शुरू होगी। आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। प्रिंसिपल झांग चिल्लाए और दौड़ने लगे। हुआ लिंग वू प्रांगण क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के ठीक बाहर था और उसके बगल में एक उग्र क्लाउड ड्रैगन नदी थी। वे अब क्लाउड ड्रैगन नदी के किनारे क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 36 क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के भीतर धुंधली धुएं की लहरों ने हजारों खतरनाक चोटियों को ढक लिया था। यह एक पर्दे की तरह था जिसने पर्वत श्रृंखला के भीतर के सभी रहस्यों को ढक लिया था। पर्वत श्रृंखला के भीतर समुद्र जितना विशाल एक जंगल था। वहां तरह तरह के राक्षसी जानवर रहते थे और वे सभी बेहद खतरनाक और रहस्यमयी थे। ये स्वर्गीय किन साम्राज्य की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह थी। किंवदंती है कि क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर एक और भी विस्तृत क्षेत्र था। हुआ लिंग वू अकादमी का निर्माण करने वाला व्यक्ति पर्वत श्रृंखला के उसी ओर से आया था। विशाल नदी प्रचंड हवाओं की लहरों के साथ उमड़ पड़ी। किम यून यांग शियुए के साथ स्थिर कदमों से और लोगों के एक बड़े समूह के साथ तट से दूर पहाड़ी जंगलों में भाग गया। आधे दिन बाद वे पहले ही कई बड़े पहाड़ों को पार कर क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके थे। वे क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ कई खतरे छिपे थे, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत थी। प्रिंसिपल झांग छात्रों और शिक्षकों को एक जंगल में ले गए। एक खुली जगह पर रुककर उन्होंने छात्रों से कहा, अगली बार शिक्षक राक्षस जानवरों के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ देंगे। इससे आपकी युद्ध क्षमता का प्रशिक्षण होगा और आपको राक्षस जानवरों की ताकत का भी एहसास होगा। अनुभवात्मक शिक्षण का समय 3 दिन का है। इन 3 दिनों में जो कक्षा सबसे ज्यादा राक्षसी जानवरों को मारेगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा।
प्रधानाचार्य, अगर कोई शिक्षक अंधेरे में आपकी मदद कर रहा हो तो क्या होगा? क्या यह अनुचित नहीं है? यांग यून चिल्लाई और उसने यांग शियू की ओर देखा। यांग शियू यहाँ मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर पर सबसे शक्तिशाली शिक्षिका थी। अगर वह किन यून की मदद करती तो निस्संदेह वह जीत जाती। क्या तुम्हें शिक्षक पर भरोसा नहीं है? प्रिंसिपल झांग का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा नहीं है कि हमें उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन टीचर यांग और किम यून सिर्फ 2 लोग हैं। अगर वे धोखा देते तो हमें पता ही नहीं चलता। प्रिंसिपल झांग को गुस्से में देखकर यांग यून ने डरते हुए धीमी आवाज में कहा। अन्य छात्र और कुछ शिक्षक भी इसमें शामिल हो गए, खासकर कुई हुई। उसने भारी आवाज में कहा, शिक्षक यांग किम यून को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। यह अच्छी बात है। मैं शिक्षकों से पर्ची निकलवाऊंगा और शिक्षकों को कक्षाओं का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त कर दूंगा। प्रिंसिपल झांग ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। अब वे केवल यही कर सकते थे। यांग शियू थोड़ा चिंतित थी, लेकिन ये सोचकर कि किम यून कितना शक्तिशाली था और उसके पास खुद की रक्षा के लिए अग्नि ताबीज था, वह केवल सहमत हो सकती थी। लॉटरी निकालने के बाद यांग शियूए ने कक्षा का नेतृत्व किया। किम यून की कक्षा में, जिसमें केवल एक ही छात्र था, उसका नेतृत्व एक लंबा, दुबला पतला, अधेड़ उम्र का नीले रंग का आदमी कर रहा था। वह 5वीं कक्षा का शिक्षक था। उसका नाम डिंग तियानचुन था और उसका साधना आधार मार्शल बॉडी के 7वें स्तर पर था। डिंग तियानचुन का चेहरा चौकोर था, उसकी मोटी भौहें और बड़ी बड़ी आंखें थीं। वह बहुत ईमानदार लग रहा था और उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। वह एक ऐसा इंसान लग रहा था जिसे आसानी से धमकाया जा सकता था। इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर केवल 6ठी श्रेणी के हैं, जो मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर के बराबर है। शिक्षक उनसे आसानी से निपट सकते हैं। अगर 7वीं श्रेणी का कोई जानवर भी आ जाए तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने शिक्षक की ताकत पर और खुद पर भी विश्वास रखना चाहिए। प्रिंसिपल झांग ने जोरदार आवाज में सभी का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मैं यहाँ आपकी वापसी का इंतजार करूंगा। मैं आप सभी के अच्छे परिणामों की कामना करता हूँ। चलो शुरू करें। शिक्षकों ने तुरंत छात्रों को जंगल में ले गए। किम यून, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे राक्षस जानवरों को ढूंढने का बहुत अनुभव है। डिंग तियानचुन दौड़ते हुए मुस्कुराया। तो मुझे प्रोफेसर डिंग को परेशान करना होगा। वह पहले एक बार किन टेरन द्वारा ठगा जा चुका था, इसलिए वह अजनबियों से बेहद सावधान था। वे जंगल में 1 घंटे से अधिक समय तक दौड़ते रहे। डिंग तियानचुन को अचानक कुछ पता चला और उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ एक राक्षसी जानवर की आभा है। वह रुक गया और जमीन पर खोजबीन करने लगा। कुछ ही देर बाद डिंग तियानचुन को राक्षसी जानवर के पैरों के निशान मिले और उसने कहा, पैरों के निशानों से पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा, नुकीला टकी है। यह आग उगल सकता है और जब यह अपने पंख फड़फड़ाता है तो इसमें से कांटे निकल सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा, नुकीला टकी है। इस छोटी सी अवधि में किम यून और डिंग तियानचुन के बीच काफी अच्छी बन गई। हालांकि वह फिर भी सतर्क रहे। डिंग तियानचुन एक जिम्मेदार शिक्षक थे। उन्होंने किम यून को राक्षसी जानवरों के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इसके अलावा उन्हें राक्षसी जानवरों से निपटने का अनुभव भी था। किम यून को इससे बहुत लाभ हुआ। जैसे ही किम यून भागा, उसने अचानक कहा, मैं गर्म हवा का एक निशान महसूस कर सकता हूँ। उसके पास बैंगनी स्वर्ण अग्नि मार्शल आत्मा थी, इसलिए वह आग के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें तलवार चलाने वाले टकी से निपटना आना चाहिए, है ना? डिंग तियानचुन ने धीमी आवाज में कहा, यह आदमी आसपास ही खाना ढूंढ रहा है। अगर तुम गर्मी की लहर का पीछा करो तो तुम उसे ढूंढ पाओगे। ठीक है। किम यून ने सावधानी से अग्निमेघ सीढ़ियों पर कदम रखा और बादलों की तरह आगे बढ़ा। बिना किसी आहट के वह गर्म हवा के हल्के झोंके के पीछे पीछे चला। दोपहर का समय था और सूरज आसमान में ऊंचा था। जंगल घने पत्तों वाले पुराने पेड़ों से भरा था, लेकिन छायादार भी था। बीच बीच में ठंडी हवा चलती रहती थी, लेकिन अब अचानक गर्म हवा चलने लगी। हंसी, इसके साथ ही मुर्गे की तीखी और कान फाड़ देने वाली चीख भी थी। वह बहुत तेजी से आ रहा है। किम यून घबरा गया और उसने जल्दी से हमले से बचने की कोशिश की। जो निकला वह तलवार का निशान नहीं था, बल्कि खंजर जैसे कई कांटे थे। जब कील एक बड़े पेड़ में घुसी तो वह आग के गोले के रूप में फट गई, जिससे कई मीटर मोटा पेड़ का तना उड़ गया। टकराना, एक बड़ा पेड़ जमीन पर गिर गया। किम यून डर के मारे देख रहा था। अगर उसे चाकू मारा जाता तो बहुत मुमकिन था कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। तेज तलवार भी अचानक टकी पर टूट पड़ी। यह 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा विशालकाय मुर्गा था। इसकी शक्ल किसी लड़ाकू मुर्गे जैसी थी। इसके पंख भाप से भरे हुए थे और छाती फूली हुई थी। इससे एक जबरदस्त आभा निकल रही थी। हंसी, टकी पर वार करने वाली तलवार की गति बहुत तेज थी। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, उसने लगातार अपने पंख फड़फड़ाए और एक भयानक विस्फोटक तलवार का वार किया। ये लेवल 5 का स्वॉर्ड स्टिंगर टकी है। ये हाल ही में बाहर आया है और इसके पंजों और पंखों को देखकर लगता है कि ये सब मांस और खून के हैं। डिंग तियानचुन ने चिंता से कहा, तुम्हें इसकी तलवार से सावधान रहना होगा। जब तेज तलवार आक्रमण करती हुई आए तो उसने तीखे कांटों की एक और लहर छोड़ी। किम यून की चाल ढाल बहुत गहरी थी और वह हमेशा आसानी से चकमा दे सकता था। ये देखकर डिंग तियानचुन मन ही मन उसकी प्रशंसा में चिल्ला उठा। ज्वाला प्रकाश मुट्ठी, अवसर पाकर किम यून ने आकाश में मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से हिंसक बैंगनी सुनहरी क्यूई बह निकली और उस तेज तलवार की ओर बढ़ी जो टकी के सिर पर वार कर रही थी। रॉर टिल्डर टिल्डर, तेज तलवार लगते ही टकी चीख पड़ा।
उसका शरीर जमीन पर पलट गया। किन यून द्वारा उत्पन्न आंतरिक क्यूई न केवल एक बिंदु पर केंद्रित थी, बल्कि यह बहुत सटीक भी थी क्योंकि यह सीधे सिर पर जाती थी। जब डिंग तियानचुन ने यह मुट्ठी देखी तो वह इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। ज्वलंत प्रकाश मुट्ठी की शक्ति निकट युद्ध में थी। किन यून तेज तलवार वाले टकी की तरफ उड़ गया। अचानक मुट्ठियों के एक जोड़े से लाल रंग की आग की लपटें निकलने लगीं, मानो उसने भट्टी से लाल लोहे की मुट्ठी निकाली हो। बैंग बैंग बैंग, उसकी उग्र मुट्ठियों ने टकी के सिर पर तलवार से हिंसक प्रहार किया। हर मुक्के ने एक शॉकवेव पैदा की। कुछ घूंसे के बाद स्वॉर्डप्रिक टकी छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तुमने तीखी तलवार को हरा दिया, टकी। डिंग तियानचुन पास आया और आश्चर्यचकित मुस्कान के साथ बोला, जैसा कि नंबर 1 नए छात्र से उम्मीद की जाती है, उसकी ताकत वास्तव में आश्चर्यजनक है। किन यून ने केवल मुस्कुराकर पूछा, प्रोफेसर डिंग, मैं इस टकी से कैसे निपटूं? मेरे पास एक आत्मा की कलाकृति है, इसलिए मैं इसे पहले तुम्हारे लिए रखूंगा। आखिरकार यह अभी भी तुम्हारा ही है। डिंग तियानचुन ने तेज तलवार वाले टकी को मार डाला और उसे एक स्टोरेज बैग में रख दिया। चलो जारी रखते हैं, हमें अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करके और भी दुष्ट राक्षस जानवरों को मारना होगा। डिंग तियान जोर से हंसा, तुम्हारी इतनी ताकत है कि अगर तुम अकेले भी राक्षस जानवरों को मारने जाओ तो भी तुम्हारे परिणाम सबसे अच्छे होंगे। मेरे जैसे विशेषज्ञ ट्रैकर के साथ मैं तुम्हारे लिए और भी राक्षस जानवरों को मार सकता हूँ। अब तक डिंग तियानचुन ने किन यून पर अच्छी छाप छोड़ी थी। वह वाकई एक बहुत अच्छा इंसान था। अध्याय 37 स्विफ्ट शैडो ऐप। डिंग तियानचुन किन यून को लेकर जंगल में राक्षसी जानवरों की तलाश में निकल पड़ा। ये कहना जरूरी था कि डिंग तियानचुन का शिकार का अनुभव बेहद समृद्ध था। इससे किन यून को गहरा धक्का लगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद उन्हें एक बख्तरबंद भालू मिल गया था। हालांकि बख्तरबंद भालू केवल रैंक 4 का राक्षसी जानवर था, फिर भी उसके शरीर पर बहुत मजबूत कवच था। वह पेंगोलिन जैसा था और उससे निपटना आसान नहीं था। भालू बहुत धीमा था, लेकिन किन यून बहुत तेज था। वह भालू के चारों ओर घूमता रहा, लगातार अपनी ज्वाला मुट्ठी से उस पर प्रहार करता रहा, जिससे भालू के शरीर में झुलसती हुई अग्नि क्यूई की धाराएं निकलती रहीं, जिससे उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई। कुछ ही क्षणों में उसने भालू को नीचे गिरा दिया। बेशक डिंग तियानचुन के मार्गदर्शन ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। आपका अग्नि मेघ चरणों और आंतरिक क्यूई का प्रयोग अत्यंत उत्कृष्ट है। यह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर मौजूद कई पुराने शिष्यों से कहीं बेहतर है। डिंग तियानचुन ने ईमानदारी से प्रशंसा की, बस थोड़ा सा ही काफी नहीं है। गुरुजी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, किन यून ने तुरंत कहा और ध्यान से सुना। तुम्हारा आक्रमण जबरदस्त है और तुम्हारी चाल ढाल की तकनीक भी काफी अच्छी है, लेकिन तुमने दोनों को एक साथ नहीं रखा। चाल ढाल की तकनीक से गति आती है और गति से एक निश्चित मात्रा में शक्ति आती है। अगर तुम इस शक्ति का चतुराई से इस्तेमाल करो और इसे अपने युद्ध कौशल के साथ मिला दो तो ये तुम्हारी शक्ति को काफी बढ़ा सकती है। डिंग तियानचुन ने बोलते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसे ही वह बाहर उड़ा, उसने अपनी हथेली के एक झटके से एक पेड़ को तोड़ दिया। उन्होंने बिना किसी आंतरिक क्यूई का उपयोग किए एक ही सांस में ये कर दिखाया। उन्होंने बस गति तकनीक और बाह्य तकनीक को एक सीधी रेखा में जोड़ दिया। गति तकनीक की मदद से उन्होंने मोटे पेड़ के तने को तोड़ दिया। जब किन यून ने ये देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया। उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद गुरुजी। अपनी समझ से तुम इसे जरूर आसानी से समझ पाओगे। डिंग तियानचुन मुस्कुराया, चलो राक्षसी जानवरों की तलाश जारी रखते हैं। अगले 2 दिनों में डिंग तियानचुन के नेतृत्व में किन यून ने कुल 5 राक्षस जानवरों का शिकार किया। उनमें से केवल एक ही रैंक 5 का राक्षस जानवर था, जबकि बाकी सभी रैंक 4 के थे। ये परिणाम काफी अच्छा माना जा सकता है। आखिरकार वह अकेला ही तो लड़ रहा था। हम जिस इलाके में हैं वह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अगर हम और अंदर जाते तो 6ठी श्रेणी के जानवर होते। डिंग तियानचुन एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। प्रोफेसर डिंग, क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की गहराई में सबसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर कितने शक्तिशाली हैं? किन यून ने उत्सुकता से पूछा। वह राक्षस जानवरों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और डिंग तियानचुन इस क्षेत्र में कुशल था। संपूर्ण मेघ ड्रैगन पर्वत श्रृंखला स्वर्गीय किन साम्राज्य से कई गुना बड़ी है। दोनों पड़ोसी साम्राज्य मेघ ड्रैगन पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। इतनी विशाल मेघ ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में सभी प्रकार की स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने मौजूद हैं। जो राक्षस जानवर इन चीजों को खा सकते हैं वे निरंतर विकसित हो सकते हैं, इसलिए गहराई में। डिंग तियानचुन एक क्षण के लिए रुका और फिर बोला, गहराई में जुबान जानवर जरूर होंगे। जुबान जानवर? किन यूं घबरा गया। मार्शल बॉडी क्षेत्र राक्षसी जानवरों से मेल खाता है। मार्शल दाव क्षेत्र आत्मा जानवरों से मेल खाता है और जुबान जानवर मार्शल दाव क्षेत्र से ऊपर हैं। डिंग तियानचुन मुस्कुराया, बेशक ये केवल एक किंवदंती है। संक्षेप में, क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला बहुत रहस्यमय है। किसी अज्ञात कारण से डिंग तियानचुन, जो हंस रहा था और बात कर रहा था, के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। प्रोफेसर डिंग, क्या हुआ? डिंग तियानचुन के अचानक बदले चेहरे से किन यून घबरा गया और उसने जल्दी से पूछा, कुछ गड़बड़ है? चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलें। डिंग तियानचुन जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाया, एक साया चमकता हुआ उसके पास आया और एक शक्तिशाली आभा ने उसे घेर लिया। किन यून को लगा जैसे उसका दम घुटने वाला है। डिंग तियानचुन ने काली परछाई पर मुक्का मारा था, पर उसे चोट नहीं लगी। ये स्विफ्ट शैडो ऐप है। ये रैंक 7 का राक्षसी जानवर है जो बेहद तेज है।
चलो चलें। डिंग तियानचुन का चेहरा गंभीर हो गया। किन यून ने बस एक काला धब्बा गुजरते देखा। वह समझ नहीं पाया कि वो क्या था। साफ था कि वो कितनी तेज थी। उसने अभी एक ही कदम उठाया था कि उसे लगा कि कोई भारी शक्ति उसकी ओर आ रही है, मानो मौत उसके करीब आ रही हो, जिससे उसका दिल कांप उठा। डिंग तियानचुन ने दहाड़ते हुए आंतरिक क्यूई की एक गेंद छोड़ी, जिससे किन यून उड़ गया। किन यून के गिर जाने के बाद क्विक ऐप द्वारा छोड़ी गई भयानक शक्ति चूक गई। इससे कुछ विशाल पेड़ चकनाचूर हो गए और एक शॉकवेव पैदा हो गई। स्विफ्ट शैडो ऐप बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने डिंग तियानचुन पर हमला किया और उसे उड़ा दिया। प्रोफेसर डिंग, किन यून चिल्लाया, जल्दी करो और चले जाओ, यह मेरे ऊपर छोड़ दो। डिंग तियानचुन ने क्विक ऐप से लड़ते हुए किन यून पर दहाड़ते हुए कहा। किन यून डिंग तियानचुन को कैसे छोड़ सकता था। उसने तुरंत 2 अग्नि मंत्र निकाले और चिल्लाया, प्रोफेसर डिंग, मेरे पास 2 अग्नि मंत्र हैं, क्या इनका कोई उपयोग है? डिंग तियानचुन को अभी अभी क्विक ऐप ने मारा था और वह घायल हो गया था, लेकिन वह अभी भी उतना ही मजबूत था। अग्नि ताबीज फेंक दो। जब डिंग तियानचुन ने देखा कि किन यून भागा नहीं है, तो वह प्रशंसा से भर गया। वह अच्छी तरह जानता था कि किन यून के पास क्विक ऐप का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसी विकट परिस्थिति में भी किन यून भागा नहीं। वह मौत से डरने वाला व्यक्ति नहीं था। उसका चरित्र उत्कृष्ट था जो वफादारी पर जोर देता था। प्रोफेसर डिंग, मेरा अग्नि ताबीज आपके ताबीज से ज्यादा शक्तिशाली है, आप ही कुछ सोचिए। ये कहकर किन यून ने कुछ और ताबीज निकाले और अपनी आंतरिक क्यूई को अग्नि ताबीजों से ढक लिया। उसने उन्हें जोर से उछाला, मानो कोई पत्थर का टुकड़ा घूम रहा हो। अग्नि ताबीज के उड़ते ही अचानक विस्फोट हो गया। लपटें आसमान और धरती पर छा गईं। लहरों के बाद लहरें उठीं और देखते ही देखते पूरा इलाका आग के सागर में तब्दील हो गया। किन यून के पास बैंगनी सुनहरी अग्नि शक्ति थी। अपनी आंतरिक क्यूई से बनी एक हल्की सी बाधा के साथ वह आग की लपटों का सामना करने में सक्षम था। वह आग के सागर के सामने चिल्लाया, प्रोफेसर डिंग, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। डिंग तियानचुन अपने कंधे पर एक काली परछाई लिए धीरे धीरे बाहर चला गया। उसका चेहरा धूल से ढका हुआ था और वह अभी भी सदमे में था। क्या यह अग्नि ताबीज बहुत शक्तिशाली नहीं है? क्या टीचर यांग ने इसे तुम्हें दिया है? डिंग तियानचुन ने आश्चर्य से कहा और फिर हंसते हुए कहा, उन्होंने सचमुच तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हें इतना शक्तिशाली सुरक्षा कवच दिया। किन यून के अग्नि ताबीज ने क्विक ऐप के साथ हस्तक्षेप किया था, इसलिए केवल तभी डिंग तियानचुन को हमला करने का अवसर मिल सका। डिंग तियानचुन हंसा और मुंह से खून थूक दिया। फिर उसने भौहें सिकोड़ी और आराम करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, डिंग तियानचुन ने कहा। हम आग से घिरे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए यहाँ सुरक्षित रहेगा। किन यून ने सिर हिलाया और स्विफ्ट शैडो ऐप की लाश को देखा। अरे, इस क्विक ऐप की गर्दन पर एक काला घेरा है। ये कहते हुए किन यून ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। सचमुच उसे एक कौला का एहसास हुआ। ये है शाही जानवर की अंगूठी। डिंग तियानचुन के चेहरे का भाव बदल गया। इस तेज बंदर के पास इसका मालिक है। ये कौन हो सकता है? जब किन यून ने ये सुना तो वह तुरंत समझ गया कि किसी ने उन्हें मारने के लिए एक क्विक ऐप भेजा है। मास्टर वेई, डिंग तियानचुन ने गहरी आवाज में कहा। जानवरों का कौला एक बहुत ही कीमती आध्यात्मिक वस्तु है, खासकर वह जो रैंक 7 के जानवरों को नियंत्रित कर सके। ये और भी महंगा है। आपकी मास्टर वेई से दुश्मनी है और वह इस तरह की चीज भी बना सकते हैं। उनके अलावा मुझे कोई और ऐसा नहीं सूझ रहा जो आपसे निपटना चाहेगा। किन यून ने वेई जुवानकुन को घायल कर दिया था और मास्टर वेई की गड़ी हुई आत्मा की तलवार भी तोड़ दी थी। मास्टर वेई के लिए द्वेष न रखना असंभव था। यही कारण था कि डिंग तियानचुन को तुरंत मास्टर वेई का ख्याल आया। जैसा कि उम्मीद थी, एक बार जब मैं हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल से बाहर निकल जाऊंगा तो वे अपना कदम उठाएंगे, किन यून ने गुस्से से कहा। अचानक उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और 1 दर्जन से अधिक आकृतियां उड़ती हुई आईं। शिक्षक कुई, मध्यम आयु वर्ग की महिला को आगे बढ़ते देख डिंग तियानचुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वह मन ही मन चिंतित था। अध्याय 38 रूप पवन / दुर्जेय। उसने तो स्विफ्ट शैडो ऐप को ही मार डाला। डिंग उपनाम वाले तुम अब मुसीबत में हो। क्या तुम जानते हो कि यह क्विक ऐप किसका है? कुई हुई ने भयावह मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और बाकी छात्रों को किन यून को घेरने का आदेश दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? डिंग तियानचुन ने कुई हुई को देखकर कुछ अनुमान लगाया। यह मास्टर वेई का स्विफ्ट शैडो ऐप है। तुमने इसे मार डाला। अगर मास्टर वेई को इस बारे में पता चला तो तुम जरूर मर जाओगे। कुई हुई ने बुरी तरह मुस्कुराकर कहा और भी ज्यादा क्रूर और दुष्ट लग रही थी। किन यून ने अपनी मुठियां कस लीं और उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। भागो, डिंग तियानचुन ने किन यून पर चिल्लाया। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और उसकी आंतरिक शक्ति ऐसे फूट पड़ी जैसे कोई बाघ खरगोश पर झपट रहा हो। यह ऐसा था जैसे कोई बाघ अपने शिकार पर झपट रहा हो और कुई हुई पर झपटा हो और उसे आग की लपटों में उड़ा दे। जहां तक किन यून का सवाल है, वह 10 से अधिक छात्रों से घिरा हुआ था। किन यून, साले, तूने नए छात्रों के बीच खूब नाम कमाया है। और तो और, तूने बड़े भाई वेई को नाराज किया है और पहले भी महारानी का अपमान किया है। तू तो मरा हुआ मांस है। तुम्हें इतनी ताकत पाने के लिए जरूर कोई राक्षसी तकनीक सीखनी होगी और यांग शियू अभी भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। हे शैतान, अब तुम हमारे हाथ में हो, हम बच नहीं सकते। भले ही आप मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर हों, फिर भी आप निस्संदेह मर जाएंगे यदि आप चौथे स्तर पर 10 से अधिक लोगों से घिरे हुए हैं। हा हा हा, डिंग उपनाम वाला बेवकूफ,
उसने वास्तव में उसे इतनी जल्दी भागने दिया। अगर हम उसे मार देते हैं तो हमें वो 10 लाख क्रिस्टल सिक्के मिल जाएंगे जो महारानी ने हम पर रखे हैं। जब हम उन्हें बांटेंगे तो हम ढेर सारी अच्छी चीजें खरीद पाएंगे। हाँ, जल्दी करो और कर लो। ये दूसरी बार है जब मैं किसी को मार रहा हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। मैं पहले जाऊंगा। कुई लाओशी ने कहा था कि वह हम दोनों पर हमला करेगा। वह भाई वेई को हरा सकता है। एक नीले कपड़े पहने युवक ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। आक्रमण करना, मारना। किन यून को घेरे हुए छात्रों का समूह गर्व से चिल्ला रहा था। उनकी आंखें शत्रुता से भरी थीं। उनके लिए किन यून को व्यक्तिगत रूप से मारना बहुत उत्साह की बात थी। किन यून के चेहरे पर ठंडक थी। उसकी आंखों में 70% हत्या का इरादा और 30% गुस्सा था। 10 से ज्यादा लोगों से घिरे होने के बावजूद वह बेहद शांत लग रहे थे। सीधे खड़े होने पर उनके चेहरे से एक घमंडी और अलग थलग विशेषज्ञ जैसी आभा निकल रही थी। 1 दर्जन या उससे अधिक लोग दौड़े, जिससे हल्की हवा चलने लगी। किन यून ने अपना ध्यान केंद्रित किया। हवा का झोंका पाकर उसने जल्दी से अपनी स्थानिक अंगूठी से एक भूतिया ब्लेड निकाला। यह वही भूतिया ब्लेड था जिस पर उसने अपनी आत्मा का नमूना उकेरा था। इसका वजन 100 जिन से भी ज्यादा था और यह आधी आत्मा की कलाकृति थी। हवा को मारने वाली मुट्ठी। उसने तीनों युवकों के कारण उत्पन्न हुई हवा को भांप लिया और अपनी कृपाण को घुमाते हुए उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। कृपाण के ब्लेड पर एक ठंडी रोशनी चमकी जिससे खून की फुहार निकली। उसके हाथ उठाने और तलवार के वार से तीनों युवकों की कमर आधी कट गई। जो छात्र दौड़कर वहां पहुंच रहे थे वे अचानक वहीं रुक गए, मानो उनके पैर जमीन में धंस गए हों। सामने का दृश्य देखकर वे सभी अचंभित रह गए। लहर तोड़ने की तकनीक। किन यून ने उनके होश में आने का इंतजार किए बिना ही उड़ान भरी। उसकी तलवार ने जैसे ही वार किया वह क्षैतिज रूप से वार करने लगी। कृपाण लहरों में बदल गया। कृपाण की ऊर्जा जहां भी फैलती उसे बेतरतीब ढंग से चीर देती। स्विश। पलक झपकते ही कई छात्र जंगली कृपाण ऊर्जा की चपेट में आकर मारे गए। उनकी दर्दनाक मौत हुई। किन यून, तुम लोगों को मार रहे हो? एक छात्र की आवाज कांप उठी। क्या तुम मुझे अभी नहीं मारना चाहते थे? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? किन यून गुस्से से भर गया। हवा में एक वार के साथ एक कृपाण किरण निकली और छात्र को तुरंत मार डाला। आसपास के पेड़ जल रहे थे और गर्म हवा पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रही थी। लेकिन बाकी छात्रों को एक बेमिसाल ठंड का एहसास हो रहा था। ये ठंडक उसके पूरे शरीर में सिर से पैर तक फैल गई। यह आसन विनाश से उत्पन्न भय था। किन यून मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। वह अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकता था और उसने मार्शल आर्ट साधना तकनीक का प्रारंभिक स्तर तक अभ्यास किया था। उसकी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसकी कल्पना शक्तियों के उन कृपालु युवकों द्वारा की जा सके। तुम शैतानी कलाएं करते हो, तुम इंसान नहीं शैतान हो, तुम्हें जरूर तड़पा कर मार डाला जाएगा। एक युवक अपनी बात पूरी करते हुए कांप उठा, फिर मुड़कर भाग गया। अन्य छात्र जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग रहे थे और भयभीत स्वर में कुई लाओशी चिल्ला रहे थे। किन यून का शरीर हवा की तरह आगे की ओर उछला, जबकि उसकी तलवार हवा में नाच रही थी और निर्दयता से वार कर रही थी। हवा को मारना, लहरों को तोड़ना, पहाड़ को चीरना, जमीन को चीरना, नदी को तोड़ना, बिजली को काटना। हवा को मारना, एक के बाद एक 6 चालें। कृपाण क्यू एक उग्र हवा की तरह था, भयंकर रूप से चिल्ला रहा था। पल भर में भागते और चीखते हुए ये युवक खून से लथपथ हो गए। मरने से पहले उनके चेहरे डर और अंतहीन पछतावे से भरे हुए थे। उन्हें किन यून को घेरने और उस पर हमला करने का पछतावा हुआ। जिन छात्रों ने किन यून को घेरकर मार डाला वे सभी एक ही कक्षा के थे। वे स्वर्गीय किन साम्राज्य के कुलीन परिवार के वंशज थे और उन्हें बहुत पहले से पता था कि महारानी किन यून को इनाम देने वाली हैं। हालांकि उन्हें हमेशा इस बात का मलाल रहा कि उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें लगा कि उनका मौका आ गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे मारकर तुमने फायदा उठाया है। अपने स्वार्थ के लिए तुम खलनायकों और डाकुओं जैसे हो। आगे चलकर जब तुम बड़े होगे तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को जरूर मारोगे। किन यून ने 2 अग्नि तावीज निकाले और उस जगह को जलाकर युद्ध के निशान मिटा दिए। युद्ध की आवाज सुनकर वह दौड़कर वहां पहुंचा। डिंग तियानचुन पहले से ही घायल था और अब जब वह कुई हुई से लड़ रहा था तो उसे दबाया जा रहा था। किन यून दौड़कर आया तो उसने देखा कि डिंग तियानचुन को कुई हुई की ठंडी तलवार से बाएं कंधे पर वार किया जा रहा है। कुई हुई, तुमने हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के शिक्षक पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? डिंग तियानचुन गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? कितना हास्यास्पद है। क्या तुम्हें मास्टर वेई के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पता नहीं? कुई हुई हंसा और अपनी तलवार निकाल ली। तभी एक लात डिंग तियानचुन के पेट पर लगी, जिससे वह उछलकर एक पेड़ से टकरा गया। मास्टर वेई की पसंद तो अनोखी है। सोचो, उन्हें तुम जैसा घटिया इंसान पसंद आएगा। डिंग तियानचुन ने मुंह में खून थूका और हंस पड़ा। तुम्हें आराम से मरने की चिंता है ना? ठीक है, मरने से पहले मैं तुम्हें अपने तरीके आजमाने दूंगी। कुई हुई की आवाज में खौफनाक आवाज थी। उसने पास आकर कई लंबी सुइयां निकाली। सुई की नोक बैंगनी रोशनी से चमक रही थी। साफ जाहिर था कि वह जहरीली सुई थी। दूर छिपे किन यून ने जल्दी से बाकी बचे 10 अग्नि तावीज निकाले। जैसे ही वह उन्हें बाहर फेंकने ही वाला था कि उसे एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। डिंग तियानचुन ने भी जानवर की दहाड़ सुनी। पहले तो उसका चेहरा बदल गया और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। जानबूझकर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। ये किस तरह का राक्षस जानवर है? कुई हुई वहीं रुक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए।
उस गहरी दहाड़ ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। ये स्टील टाइगर है, रैंक 8 का जानवर। तुम उसे हरा नहीं सकते। हा, तुम निश्चित रूप से मर चुके हो, मेरे साथ मरो। डिंग तियानचुन ने हंसते हुए कहा। चुप रहो, कुई हुई गुर्राई। जैसे ही वह डिंग तियानचुन पर सुई फेंकने वाली थी, एक गाय जितना बड़ा चांदी का बाघ बाहर आ गया। बाघ का शरीर चांदी के कवच से ढका हुआ था, जिससे वह अविनाशी लग रहा था। उसकी लाल आंखें और भी भयावह लग रही थीं। जानवर, कुई हुई ने घबराहट में एक ताबीज फेंका। दरार, उस ताबीज के फटने के बाद बिजली चमकी और स्टील किलिन टाइगर के शरीर पर लगी, जिससे उसने क्रोध में धीमी गर्जना की। उच्च श्रेणी के वज्र ताबीज बेकार हैं। तुमने इसे क्रोधित कर दिया है। जैसे ही डिंग तियानचुन ने अपनी बात पूरी की, स्टील टाइगर कुई हुई पर झपटा। वह गति आश्चर्यजनक थी। किम यून दूर से घबराकर देख रहा था। कुई हुई समय रहते बच नहीं पाई और स्टील के बाघ के पंजे उसके कंधों में घुस गए। एक शक्तिशाली और क्रूर जानवर की शक्ति फूट पड़ी, जिससे वह बुरी तरह चीख पड़ी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। नीचे गिराए जाने के बाद उसने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल करके स्टील टाइगर को चकनाचूर कर दिया। उसने कुछ ताबीज निकाले और उन्हें तेजी से स्टील टाइगर के शरीर पर सीधे निशाना साधते हुए फेंका। धमाका, एक तेज आवाज हुई, जैसे बिजली चमकी और स्टील टाइगर उड़ गया। वह कुछ बड़े पेड़ों से टकराया और फिर जमीन पर गिर पड़ा और एक धीमी चीख निकाली। उच्च कोटि का वज्र प्रतीक। डिंग तियानचुन चौंक गया और उसने दांत पीस लिए। कुई हुई, जो मरने ही वाली थी, ने असल में स्टील टाइगर को उड़ा दिया था। हुंफ। कुई हुई ने संतुष्टि भरी खर्राटों के बाद अचानक हल्की हवा का झोंका महसूस किया। कुछ उसकी ओर उड़ रहा था। ये किम यून का हमला था। कुई हुई बुरी तरह घायल हो गई थी और स्टील टाइगर के झपटने के बाद उसकी प्रतिक्रिया धीमी हो गई थी। हालांकि उसे कुछ आभास हो रहा था, लेकिन वह उसे तुरंत रोक नहीं पाए। अध्याय 39 शॉक स्ट्राइक। कुई हुई और डिंग तियानचुन दोनों सोच रहे थे कि कौन आ रहा है, और जब उन्होंने देखा कि ऊपर से उड़ता हुआ व्यक्ति किम यून है, तो वे दंग रह गए। किम यून, तुम नहीं गए? डिंग तियानचुन सदमे में चिल्लाया। कुई हुई का मानना था कि किम यून बर्बाद हो चुका था, जबकि डिंग तियानचुन का मानना था कि किम यून बहुत पहले ही बच निकला था। जिस क्षण किम यून आया, उसने अपने हाथ में भूत के सिर का ब्लेड लहराया और विंस्लेशर रुख का इस्तेमाल किया। उसकी चालें धारा प्रवाह और दबंग थीं। कृपाण क्यूई दबंग थी, जैसे बिजली की तरह कुई हुई पर झपटी हो और उसे कृपाण क्यूई की परतों में लपेट दिया हो। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। क्यूई का तेज प्रवाह किसी तेज धार की तरह था, जिसने कुई हुई के पूरे शरीर को खूनी घावों में चीर दिया, जहां से ताजा खून टपक रहा था। ये देखने लायक एक भयानक दृश्य था। तुम मरे नहीं हो, उनका क्या होगा? कुई हुई चिल्लाई। या तो मैं मर जाऊंगा या वे मर जाएंगे। और क्या हो सकता है? किम यून कुई हुई के पास आया और वार किया। कुई हुई 7वें स्तर की मार्शल बॉडी थी। हालांकि वह बुरी तरह घायल थी, फिर भी वह उस घातक वार से बचने में कामयाब रही। वह बेहद घबरा गई। किम यून ने प्रसिद्ध संप्रदायों के कई अनुयायियों को मार डाला था, फिर भी वह शांति से उस पर हमला कर पा रहा था। ऐसी मानसिक स्थिति सचमुच भयावह थी। विशी स्त्री, आज मैं स्वर्ग की ओर से न्याय कायम रखूंगा। ये कहने के बाद किम यून ने पवन संहारक मुट्ठी का प्रयोग किया। जिस क्षण कृपाण ऊर्जा प्रकट हुई, वह हवा की तरह चीख उठी। इतनी नजदीकी पर कुई हुई के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वह डरी नहीं। आखिरकार वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर स्वयं को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया। धमाका, किम यून का चाकू अवरोध पर लगा और भारी प्रतिरोध के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। एक दुबला पतला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। तुम मुझे मारना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, कुई हुई ने व्यंग्य किया। किम यून की अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई क्योंकि कृपाण पकड़े हुए हाथ कांपने लगे। कुई हुई ने देखा कि किम यून का हाथ कांप रहा था। उसने मन ही मन घृणा महसूस की क्योंकि उसे लगा कि क्यूई बैरियर से वार करते समय किम यून का हाथ घायल हो गया था। तोड़ो! किम यून दहाड़ा, जैसे कंपन करती आंतरिक मौलिक ऊर्जा बाहर निकली और भूत के सिर के ब्लेड में समा गई। उन्होंने सबसे क्रूर माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट का प्रयोग किया। कृपाण एक तेज झटके के साथ फटा और कुई हुई की ढाल को चीरता हुआ अलग हो गया। कृपाण कुई हुई पर मक्खन में गर्म चाकू की तरह वार करता रहा। उस समय कुई हुई को केवल एक भारी कंपन महसूस हुआ जो उस पर दबाव डाल रहा था, जिससे वह बेहद सदमे में थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि किम यून के शरीर में एक और मार्शल आत्मा थी जो उस भयानक कंपन शक्ति को छोड़ रही थी। ऑसिलेटिंग मार्शल स्पिरिट, पौराणिक मार्शल स्पिरिट। दानव सिर कृपाण निर्दयतापूर्वक नीचे काट दिया और कुई हुई को मार डाला। कुई हुई का चेहरा अनिच्छा से भरा था, लेकिन उसका दिल आक्रोश से भरा था। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जो भय से भर गई थीं और सांस लेना बंद कर दिया। वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी, फिर भी मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक बच्चे ने उसे मार डाला। उसे मृत्यु के बाद भी चैन नहीं मिला। किम यून ने कुई हुई के शरीर से 2 मध्यम श्रेणी के वज्र तावीज और एक सुपीरियर ओरिजिन पिल निकाली। हालांकि उसके पास एक स्टोरेज बैग था, लेकिन उसके मन पर एक छाप थी, इसलिए वह उसकी सामग्री नहीं निकाल पाया। उन्होंने डिंग तियानचुन को उठाया और पूछा, प्रोफेसर डिंग, आप कैसे हैं? डिंग तियानचुन किम यून की कुशल पवन श्लेषर तकनीक देखकर दंग रह गया। हालांकि उसे कंपन करने वाली मार्शल स्पिरिट का पता नहीं चला। मैं ठीक हूँ, मैं नहीं मरूंगा। गोली खाने के बाद उसने अपने आसपास देखा और आह भरी। विंस्लेशर 6 स्टाइल्स आध्यात्मिक स्तर की एक श्रेष्ठ मार्शल आर्ट थी। किम यून आंतरिक क्यूई का उपयोग करके इसे करने में सक्षम था और प्रवेश स्तर तक पहुंच गया था।
उसने हाल ही में पवन संहार मंत्र प्राप्त किया था, जिसने डिंग तियानचुन को सबसे अधिक हैरान कर दिया था। प्रोफेसर डिंग, वह स्टील टाइगर मरा नहीं है। किन यून ने गिरे हुए लिनलन स्टील टाइगर को देखा। उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा था और वह भारी सांस ले रहा था। स्टील टाइगर ने हमला करने की पहल नहीं की। कुई हुई ने घबराहट में पहले बिजली के प्रतीक से हमला किया। डिंग तियानचुन ने धीमी आवाज में कहा, कुछ राक्षस जानवर भी मानव स्वभाव को समझते हैं और बिना वजह इंसानों पर हमला नहीं करते। लिन स्टील टाइगर पर इस दवा का इस्तेमाल कर पाओगे या नहीं, यह उसके अच्छे भाग्य पर निर्भर करेगा। क्या ये वाकई ठीक है? किन यून ने एक डिब्बा उठाया। उसमें हल्का हरा पाउडर भरा था। मैंने 30 साल से भी ज्यादा समय तक राक्षस जानवरों का अध्ययन किया है और मुझे उनकी पूरी समझ है। मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि यह स्टील किलिन टाइगर बुद्धिमान है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिंग तियानचुन ने आह भरी, अगर तुम मार नहीं सकते तो मत मारो। इस उत्तरजीविता प्रशिक्षण में हम उन सभी क्रूर राक्षस जानवरों को मार डालेंगे जो इंसानों का शिकार करने निकलेंगे। किन यून स्टील टाइगर के पास गया और उस पर समान रूप से पाउडर फैला दिया। डिंग तियानचुन के जख्म अब थोड़े ठीक हो गए थे। वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। उसने क्विकएप की लाश को हटा दिया और कुई हुई के शरीर को अग्नि ताबीज से जला दिया। वे छात्र मौत के लायक हैं, इसलिए तुम्हें इसे दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। डिंग तियानचुन ने किन यून के कंधे पर थपथपाया और कहा, वे दूसरों के भले के लिए ऐसा कर रहे हैं, वे इसके लिए कह रहे हैं। इसके बाद डिंग तियानचुन किन यून के समर्थन से वहीं लौट आया जहां से वह आया था। लिनलन स्टील टाइगर क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के भीतरी क्षेत्र में रह रहा है। बाहर चाहे कितनी भी अराजक स्थिति क्यों न हो, उसे बाहर नहीं आना चाहिए था। रास्ते में डिंग तियानचुन बहुत उलझन में था। लिनलन स्टील टाइगर के बाहर आने का क्या कारण है? किन यून ने पूछा। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए। डिंग तियानचुन का चेहरा गंभीर था जब उसने कहा, क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में कुछ आपदा आ सकती है। आधे दिन बाद किन यून और डिंग तियानचुन अंततः पहाड़ी जंगल में वापस लौटे और राष्ट्रपति झांग से मिले। क्या हो रहा है? इतनी बुरी तरह चोट लगी है? ये देखकर प्रिंसिपल झांग के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उन्होंने पूछा, एक राक्षस जानवर द्वारा घायल। डिंग तियानचुन की बात खत्म होने के बाद वह जमीन पर बैठ गया। जैसे जैसे लोग वापस आते गए, उन्होंने नतीजे गिनने शुरू कर दिए थे। बहुत सारे राक्षस जानवरों को मारने से जीत मिलती। तीसरे चरण के राक्षस जानवरों को छोड़कर केवल चौथे और पांचवें चरण के राक्षस जानवरों की गिनती की जाती। एक रैंक 5 राक्षसी जानवर 10 रैंक 4 राक्षसी जानवरों के बराबर था। क्लास 1 वास्तव में दुर्जेय है। उनमें से कुल 12 को मार डाला। क्या ऐसा नहीं है? जियांग लैंग के पास एक सोनिक मार्शल स्पिरिट है और वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। वह बहुत शक्तिशाली है। प्रतिस्पर्धा तो बहुत ही ज्यादा है। जियांग लैंग के पास 4 यांग स्पिरिट शिराएं और पौराणिक मार्शल आत्मा थी। परिवार के पालन पोषण के कारण उसके लिए 5वें चरण में जल्दी प्रवेश करना सामान्य बात थी। हालांकि किम यून, इस आदमी का तो एक ही वंश है। क्या ऐसा हो सकता है कि बैंगनी सुनहरी अग्नि मार्शल स्पिरिट पर भरोसा करके वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर सके? छात्रों ने धीरे से आक्रोश से चर्चा की। वे सभी कक्षा 1 के नतीजों से ईर्ष्यालु थे और उन्हें प्रथम स्थान मिलने पर बहुत ईर्ष्या हो रही थी। और कक्षा 1 का नेतृत्व यांग शियू कर रहा था। अगर यांग शियू किन यून का नेतृत्व करते तो किन यून निश्चित रूप से नंबर 1 होता। एक बार फिर उसे अकेले ही पुरस्कार मिलता। सभी को मानना पड़ा कि यांग शियुए वाकई एक अच्छे शिक्षक थे। महारानी के हस्तक्षेप के कारण वह किन यून की निजी शिक्षिका बन गई थी। इससे कई छात्र बेहद नाराज हो गए। उन्हें लगा कि महारानी ने कोई गलत कदम उठाया है। वर्तमान में केवल डिंग तियानचुन ने कक्षा 9 का नेतृत्व किया, जबकि कुई हुई ने कक्षा 3 का नेतृत्व किया और परिणामों की गणना नहीं की। प्रोफेसर डिंग भी घायल हो गए। किन यून सचमुच एक विपत्ति है। प्रोफेसर डिंग की ताकत शुरू में ज्यादा नहीं थी। अब जब वो घायल हो गए हैं तो उन्हें निश्चित रूप से किन यून ने संभाला होगा। उसकी वजह से ही मुझे दूसरी कक्षा में जाना पड़ा, वरना मैं टीचर यान का छात्र होता। छात्रों ने किन यून की निंदा करना शुरू कर दिया। राक्षसी जानवरों की लाशें डिंग तियानचुन के पास थीं और वह गंभीर रूप से ठीक हो रहा था, इसलिए वह उन्हें अभी तक बाहर नहीं निकाल सका। डिंग तियानचुन भले ही ताकतवर न हो, लेकिन उसे राक्षसी जानवरों की गहरी समझ थी और वह जानता था कि राक्षसी जानवरों से उन्हें तब तक चोट नहीं पहुंचेगी जब तक कि उनका सामना 8वें या 9वें स्तर के राक्षसी जानवर से न हो। इस प्रकार अन्य सभी अध्यापकगण इस बात से अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। एक शिक्षक पास आया और कठोर और ऊंची आवाज में किन यून से पूछा, किन यून, प्रोफेसर डिंग कैसे घायल हो गए? यही वह व्यक्ति होगा जो प्रोफेसर डिंग को रोक रहा है। एक अन्य शिक्षक ने व्यंग्य किया। अध्याय 40। डिंग तियानचुन, जिसने स्वास्थ्य लाभ करते हुए अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, धीरे से बोला, मैं स्टील किलिन टाइगर से मिल चुका हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं बच गया। मेरी चोटों का किन यून से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल झांग ने भौहें चढ़ाईं। मैंने भी देखा। एक 8वीं कक्षा का जादुई जानवर हवा से उड़ गया। लगता है क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में कुछ बुरा होने वाला है। यांग शियुए चुपचाप बगल से देख रही थी। उसे लगा कि यह मामला इतना सरल नहीं था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कक्षा 7 के किन यून का कोई परिणाम नहीं है? एक मोटा शिक्षक हंसा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब तक मोटे अधेड़ शिक्षक ने सबसे खराब नतीजों के साथ कक्षा में सबसे आगे रहा था। अगर किन यून फेल हो जाता तो वह कक्षा में सबसे नीचे नहीं होता।
नहीं। डिंग तियानचुन के खड़े होने के बाद उसने अपने बैग से 5 और राक्षस जानवरों की लाशें निकाली। भेदी तलवार 5वीं श्रेणी का राक्षसी जानवर है, बाकी 4 चौथी श्रेणी के हैं। 5वीं श्रेणी के जानवर 10 होते हैं, तो यह 14 के बराबर है। डिंग तियानचुन ने मोटे अधेड़ शिक्षक की ओर देखा और आगे कहा, ये सब अकेले किन यूं ने मारा है। मैं तो बस राक्षसी जानवरों का पीछा करने और उन्हें संकेत देने के लिए जिम्मेदार था। प्रिंसिपल झांग देखने आए और सिर हिलाया। राक्षस जानवर की लाश पर फ्लेम लाइट फिस्ट के वार के निशान हैं। उसने असल में कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। लगता है फ्लेम लाइट फिस्ट में काफी सुधार हुआ है। यहाँ मौजूद 3 से 200 छात्र तुरंत हंगामा करने लगे। किन यून सिर्फ अपने ही हाथों से कक्षा 5 के राक्षसी जानवर को मार गिराने में सक्षम था। चौथी कक्षा के छात्रों के लिए ऐसी शक्ति अकल्पनीय थी। कई छात्र ईर्ष्या और जलन से भरे हुए थे। वे किन यून को गुस्से से देख रहे थे। शिक्षक अवाक रह गए। वे जानते थे कि डिंग तियानचुन एक ईमानदार आदमी था और वह किन यून का पक्ष नहीं लेगा। छात्र ईर्ष्या से दांत पीस रहे थे, क्योंकि इस बार किन यून ने अकेले ही प्रथम स्थान का पुरस्कार जीत लिया था। अब हम कक्षा 3 का इंतजार करेंगे। यांग शियू ने मुस्कुराते हुए किन यून की ओर प्रशंसापूर्वक सिर हिलाया। केवल किन यून और डिंग तियानचुन ही जानते थे कि कक्षा 3 के लोग कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी अकेले किन यून द्वारा मारे गए थे। जैसे ही डिंग तियानचुन ने ये सोचा, उसका दिल भावनाओं से भर गया। अंधेरा हो गया था, इसलिए सभी लोग वहीं डेरा डालकर तीसरी श्रेणी के लोगों का इंतजार करने लगे। अब समय सीमा आ गई थी। प्रधानाचार्य, क्या वे वापस नहीं आ रहे? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। वह कक्षा 3 का असली शिक्षक था। मुझे नहीं पता, चलो एक और दिन इंतजार करते हैं। अगर वे वापस नहीं आ सकते तो तुम पहले वापस जा सकते हो। मैं उन्हें ढूंढने अकेले अंदर जाऊंगा। प्रिंसिपल झांग के चेहरे पर कुछ भारीपन था। अगली सुबह प्रधानाचार्य झांग ने घोषणा की कि कक्षा 9 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस बार का इनाम 9 सूर्य आत्मा अभिसरण सरणी में प्रवेश करने और 10 दिनों के लिए प्रशिक्षण लेने में सक्षम होना था। 9 सूर्यों का आत्मा अभिसरण समूह शिखर के शीर्ष पर स्थित था। इसके अंदर 10 दिन साधना करना 1 से 2 वर्ष तक आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के बराबर था। प्राचार्य, हम आश्वस्त नहीं हैं। 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह वर्ष में केवल एक बार खुलता है, इसलिए 1 दर्जन लोगों के प्रवेश में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब किन यून के गुट को उनके हाल पर छोड़ना कितना व्यर्थ होगा। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें थीं। वह बहुत असंतुष्ट था। वह कक्षा 1 का शिक्षक था। अन्य शिक्षकों ने भी विरोध किया। किन यून को याद आया कि शिक्षकों का मास्टर वेई के साथ अच्छा रिश्ता था। यांग शियुए ने उपहास करते हुए कहा, किन यून अकेले ही इतने सारे राक्षसी जानवरों को मारने में सक्षम था। वह 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह का उपयोग अपने लिए क्यों नहीं कर सकता? वो तो बस एक कूड़ा है जो बस किस्मत का मारा है। तुमने ही चुपके से उसे इतनी जल्दी निकलने में मदद की होगी। यान यूं जोर से चिल्लाया। यान कबीले का समर्थन उसके पास था और उसका मंगेतर भी मास्टर वेई का बेटा था। इसके अलावा मास्टर वेई हुआ लिंग मार्शल आर्ट स्कूल में थे, इसीलिए उसने यांग शियू का इस तरह विरोध करने की हिम्मत की। तुम्हारा मंगेतर कुछ समय के लिए मार्शल बॉडी दायरे के 5वें स्तर पर गया था, लेकिन वह मुझसे हार गया। ऐसे में तुम्हारा मंगेतर मेरे जैसा घटिया भी नहीं है। किन यून हंसा। ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम एक घटिया से भी बदतर आदमी से शादी करना चाहती हो। तुम चुप रहो। बड़े भाई कुन भविष्य के शिलालेख मास्टर हैं। उनका पूरा ध्यान शिलालेख पैटर्न पर है और वे पहले से ही ताबीज बनाने में सक्षम हैं। जब हम इस बार वापस जाएंगे तो मास्टर वेई हुआ लिंग वू युआन के सभी छात्रों और तियान किन के विभिन्न परिवारों को हमें बधाई देने के लिए आमंत्रित करेंगे। यान यूं की गुस्से भरी आवाज में गर्व था। जब उसने बताया कि वेई जुआन कुन ताबीज बना सकता है तो भीड़ में हंगामा मच गया। क्या ये सिर्फ ताबीज बनाना नहीं है, वह ताबीज भी बना सकता था और उसने काफी ताबीज बनाए भी थे। वे सभी बहुत शक्तिशाली अग्नि ताबीज थे। उनके शब्द सुनकर भीड़ हंसने लगी। अज्ञानी, क्या तुम जानते हो कि ताबीज बनाने का क्या मतलब होता है? एक शिक्षक ने मजाक उड़ाया। इससे पता चलता है कि वेई जुआन कुन पहले ही शिलालेख गुरु के स्तर पर पहुंच चुका है। चाहे कितने ही पुराने साथियों ने दर्जनों साल पढ़ाई की हो, उनके लिए इस दहलीज को पार करना मुश्किल होगा। जब यान यूं ने ये सुना तो उसने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया। बाकी छात्र भी वेई जुआन कुन को बधाई देने आए और उन्होंने भी उसकी तारीफ की। डीन, किन यून के पास 9 सूर्यों की आत्मा अभिसरण व्यू है। हम सचमुच आश्वस्त नहीं हैं। आपको हमारी भावनाएं समझनी चाहिए। यान यून ने कहा। मास्टर वेई मार्शल आर्ट्स अकादमी में एक उत्सव भोज आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। उस समय अन्य प्रसिद्ध संप्रदायों को पता चल जाएगा। बस अगर तुम में से कोई भी तैयार नहीं है तो मुझसे लड़ो। मैंने अपनी ताकत से ही वो इनाम पाया है जिसका मैं हकदार हूँ। तुम सब किस आधार पर नाखुश हो? अपनी ताकत से? क्या तुम लोग भी मेरे जैसे ताकतवर हो? सिर्फ अपने मुंह से, अपनी आत्मा की नसों से? तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा आत्मा की नसें हैं और तुम में से हर एक को अपने परिवार की मदद भी मिलती है। फिर भी तुम मुझसे, जिसका सिर्फ एक ही वंश है, कमतर हो। क्यों? क्या इसकी वजह यह नहीं कि तुम बेकार हो और मेहनत नहीं करते, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो? किन यून पहले से ही क्रोधित था। उसने अविश्वास भरे भाव से छात्रों के समूह की ओर इशारा किया और चिल्लाया। छात्रों के समूह ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। किन यूं वेई जुआन कुन को हराने में सक्षम था और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वे निपट सकें। मैं तुमसे लड़ूंगा। एक लंबा चौड़ा युवक बाहर आया। उसने एक महंगा मुलायम कवच पहना हुआ था और उसके चेहरे पर गर्व का भाव था।
जेंग युआनकिंग जेंग परिवार का बेटा जिसके पास 5 सूर्य आध्यात्मिक नाड़ी और स्वर्ण बाघ मार्शल आत्मा है, वह कक्षा 2 से है। एक छात्र ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। वह पहले ही मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें चरण में कदम रख चुका है और उसके पास एक दुर्लभ पशु मार्शल आत्मा है। यान यू के अनुसार वेई जुवानकुन युद्ध प्रकार का साधक नहीं है, इसलिए वह किन यू से हार जाएगा। जहां तक जेंग युआनकिंग की बात है, जिसके पास एक पशु मार्शल आत्मा है, उसे युद्ध में निपुण होना चाहिए और वह किन यू को हराने में भी सक्षम हो सकता है। जीवन मरण की लड़ाई, किन यून ने ठंडे स्वर में पूछा। किन यून, अगर तुम हार गए तो तुम इस वर्ग को 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह में प्रवेश करने दोगे? कैसा रहेगा? अगर वह हार गया तो दूसरे वर्ग द्वारा शिकार किए जा सकने वाले सभी राक्षस जानवर तुम्हारे हो जाएंगे। प्रिंसिपल झांग ने कहा, मार्शल आर्ट के मुकाबले में तुम इसे वहीं खत्म कर सकते हो। ठीक है, किन यून ने उत्तर दिया। कक्षा 2 ने 10 रैंक 4 राक्षसी जानवरों को मार गिराया था। उनमें से प्रत्येक की कीमत 2000 क्रिस्टल सिक्के थी, कुल मिलाकर 20,000। ये काफी प्रभावशाली था। जेंग युआनकिंग मन ही मन बहुत खुश था। अगर वह किन यून को हरा देता तो उसकी प्रतिष्ठा जरूर बढ़ जाती। इससे परिवार में उसकी स्थिति में काफी इजाफा होता। सभी ने उनके लिए प्रतिस्पर्धा का रास्ता बनाया। शुरू करो, प्रिंसिपल झांग चिल्लाया। जेंग युआनकिंग का बाघ जैसा शरीर कांप उठा और एक क्रूर जानवर की आभा बाहर निकल आए। उसने अपनी आभा छोड़ी और एक क्रोधित जानवर की तरह किन यून पर टूट पड़ा। जैसे ही उसने हमला किया, उसके हाथ अचानक बाघ के पंजों में बदल गए। यह उसकी सीखी हुई साधना तकनीकों से उत्पन्न एक भ्रम था। यह अत्यंत वास्तविक लग रहा था और इसकी शक्ति भी भयानक थी। यह निचले दर्जे का स्पिरिट लेवल टाइगर्स क्लॉ है। अभी अभी इसने एक रैंक 4 राक्षसी जानवर को चीर डाला है। मुझे आश्चर्य है कि किन यून इससे कैसे निपटेगा, दोनों छात्रों ने कहा।